सभी को नमस्कार। इस पवित्र सभागार में माता सरस्वती को याद करते हुए उनसे प्रार्थना कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट 10B डिजाइन है, इसको समझने की शक्ति माता सरस्वती हमको दे। जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में आमूलचूल परिवर्तन इस ट्रस्ट के डिजाइन में आए हैं, इसके लिए हमने जब मैं कुछ ट्रस्ट के रिटर्न और 10B भरने की प्रयास कर रहा था, तो जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर भगवान भाई को फोन लगाया और फिर भगवान भाई का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखी, तो इसलिए मैंने निवेदन किया और हमारे निवेदन पे भगवान भाई ने इस आग्रह को स्वीकार किया। तो मैं भगवान भाई से निवेदन करूंगा, सर कृपया मंचासीन हो। हमारे मुख्य वक्ता भगवान भाई का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा सागरमन जैन साहब से कि कृपया जो है मोतियों की माला से भगवान भाई का स्वागत करें। आज के सेशन में हमने 3 एस्पेक्ट रखे हैं। पहले फॉर्म 10B को कैसे भरना है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज प्रेजेंटेशन के माध्यम से भगवान भाई हमको गाइड करेंगे कि किस क्लॉज में क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं भी कोई उस क्लॉज से संबंधित आपको क्वेरी आती है तो हम उसको हाथों हाथ ही डील कर लेंगे, ताकि वो क्लॉज आज प्रैक्टिकल, क्योंकि अब अगले 15 दिन हमारे पास शेष बचे हैं, इसलिए जिस भी क्लॉज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो हम हाथों हाथ उसको डील करेंगे। इसके बाद में लगभग 35 से 40 हमने ऐसे FAQs तैयार किए हैं जो एक कॉमन कंफ्यूजन है ट्रस्ट ऑडिट को लेके या ट्रस्ट के डिजाइन से रिलेटेड, उसके ऊपर भी एक टॉक शो के माध्यम से भगवान भाई से हम प्रश्न पूछेंगे और उनका एक्सपर्ट व्यू लेंगे, और उसके बाद सदन में सबसे जो भी क्वेरीज होगी उसको हम डील करेंगे। भगवान भाई को माइक देने के पहले कुछ बैकग्राउंड बेसिक में आपको बताऊं कि चैरिटेबल के प्रोविजन आज के समय में सबसे ज्यादा अनचैरिटेबल हो गए हैं। पिछले 5 साल में कई सारे चेंजेस आए और हमारे इंस्टीट्यूट ने भी इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो टेक्निकल गाइड निकाली है वो 300 पन्ने की है। पर समस्या ये है कि जो 1, 2, 3 ऑडिट करता होगा उसके लिए 300 पेजेस पढ़ के उसको समझना बहुत ही क्लिष्ट काम है। हमने देखा कि पहले चैरिटेबल में 1960-50 से लेकर एक बार जो 12 ले लिया वो हमेशा रहता था, पर अब डिजाइन चेंज हुई। हर 5 साल में हमको नया रजिस्ट्रेशन लेना है। इस बार जब पहली बार अप्लाई किया था तो डिपार्टमेंट ने भी कई सारे बुकअप कर दिए, कुछ को परमानेंट अप्लाई किया तो प्रोविजनल दे दिए, प्रोविजनल 5 साल के लिए दे दिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के इश्यूज हमने फेस किए। इसके बाद में अमेंडमेंट्स लेके आ गए, और अमेंडमेंट भी कैसे कि अब अगर मैं मर्केंटाइल फॉलो कर रहा हूं फिर भी मुझे तो एप्लीकेशन तभी मिलेगा जब मैं एक्चुअल पेमेंट कर रहा हूं। ये जब प्रोविजन लाए तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लेके आ गए 1 साल से, तो 31 मार्च की जो सैलरी है मार्च महीने की, कई ऑर्गेनाइजेशन में जब वो 1 अप्रैल को पेमेंट हुई तो उनका डेफिसिट जो है जो 15% उनको करना है उससे ज्यादा हो गया, फिर उन सब में एक्यूमुलेशन के लिए भरना पड़ा। आज हमारा मार्च का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो अप्रैल में भरेंगे, पर नहीं, ड्यू डेट तक भी नहीं। आपने अगर 31 मार्च को आपके अकाउंट से क्लियर हुआ तो ही उसका एप्लीकेशन मिलेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। हम लोन लेके कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे, वो एप्लीकेशन मिलता था। इन्होंने बोल दिया नहीं, आप लोन लेके अप्लाई करोगे आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, जब लोन को वापस करोगे। हमने बोला चलो मान लिया कि लोन वापस करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, तब आप एप्लीकेशन दे दोगे। फिर एक और अमेंडमेंट लेके आ गए कि नहीं, अब ये लोन आपको वापस करना है 5 साल के अंदर। मैंने लोन लिया, अगर मैं 5 साल में रिटर्न कर रहा हूँ, रीपे कर रहा हूँ, तो ही एप्लीकेशन मिलेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। फिर एक और कंट्रोवर्सी कर दी कि भैया ये नए लोन के लिए है, 1 अप्रैल 2021 से पहले का अगर कोई लोन है और उसका रीपेमेंट हम कर रहे हैं
उसमें एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। अब हमने 5 साल का तो समझ लिया कि यार 5 साल का है तो चलो 4 साल हो गए, 5वें साल नया लोन लेके पुराना रिपे कर दो, वहां तक समझ में आता है कि चलो एप्लीकेशन मान लेंगे। पर 1 अप्रैल 21 के पहले के जो लॉ हम तब था ही नहीं, फिर भी हमने लोन लिया, एप्लीकेशन किया, अब रिपेमेंट भी कर रहे हैं 5 साल के अंदर, तो भी उसका एप्लीकेशन नहीं मिल रहा। ऐसे समस्याओं में क्या करें, उसके ऊपर भी भगवान भाई आज जो है इशू के ऊपर प्रकाश डालेंगे। एक और बड़ी समस्या आ गई एग्जिट टैक्स की, सेक्शन 115 टीडी, कि अगर हमारा जो टॉयले का रजिस्ट्रेशन सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, कई संस्थानों में ये हुआ कि यार हमारी रिसिप्ट 5 करोड़ से कम है तो हम नया टॉयले क्यों लें, हम 1023C 380 में चले जाते हैं। कई लोगों ने विचार किया तो उस पर फिर एक नया प्रश्न आ गया कि अगर आपका टॉयले सीज हो रहा है तो 115 टीडी में जो भी मार्केट वैल्यू है एसेट्स की माइनस लायबिलिटी करें और उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी हार्डशिप ट्रस्ट के ऊपर आ गई। जो टॉयलेट नहीं लेना चाहते जिनके लिए एक अल्टरनेटिव रिजाइम अवेलेबल थी 1023C 380 वाली, उसमें भी नहीं जा सकते। आपका पहले टॉयलेट था तो आपको नया टॉयलेट लेना ही पड़ेगा। कई केसेस में ये भी देखने में आया कि अगर एक भी दिन का डिले हो गया ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने में, और हमने टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट अपलोड तो कर दी, पर वो जो अप्रूव करना रहता है क्लाइंट को वो भूल गए। कई केसेस में भूले हैं या डिले हो गए, उन केसेस में पूरी जो ग्रॉस रिसिप्ट थी उस पर 30% टैक्स लगा के सीपीसी में दे दिया। ये भी कई सारे केसेस में इस वजह से डिमांड निकली है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। फिर स्पेसिफाइड वायलेशन लेके आ गए। ये क्या है, कोई भी लॉ में किसी भी प्रकार की गलती अगर कोई ट्रस्ट करता है तो उसका टॉयलेट कैंसिल कर सकते हैं, ये एक नया फितूर आ गया। तो इस प्रकार से इस तरीके के कई सारे इश्यूज आए हैं और इन इश्यूज से डिस्कस करने के लिए आज हमने भगवान भाई को इनवाइट किया है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम 10B के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अब 10B की ड्यू डेट आ रही है, 10B और 10BB। 5 करोड़ से अंदर के सारे केसेस में 10BB जाएगा, 5 करोड़ के ऊपर 10B जाएगा। इनमें कैसे, किस क्लॉज में क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट की टेक्निकल गाइड में आए हैं, ये सब आज भगवान भाई हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं भगवान भाई से कि सर बिना समय गवाए हम सेशन को शुरुआत करते हैं। पहले 10B वाले Respected seniors, fellow members and dear friends, as Pankaj told that the topic is complicated as the law has been changed by the government, and the practical problem is that the time given is very less. Recently they have introduced the forms. Draft report was issued in February, but till the forms were not issued, many were under the impression that they may delay this year this applicability of these reports, and we can file the old format reports. But the basic changes is that whatever report they have made, that is okay, but the basic thing is that till last year there was no correlation between the income tax return and 10 audit report filed in 10B. The auditor used to file a different figure, trust used to file a different application of income. There was no correlation. But now, once this audit report has been filed and trust is of the different view that my application should be this, and auditor is of a different view that application of income will be this, the CPC will follow what the auditor has said, because they will correlate the figures given in the audit report with the income tax return. There may be very different views. The trustee may say that this amount should be treated as application of income, but once the auditor has certified that this will be your application of income, that amount will only be treated as application of income unless and until auditor agrees to revise. But I don't think so. Once that audit report is filed, there is any section or clause that we can revise the figures. TDS details or some common errors can be revised, but application of income, depending on the balance sheet, is difficult to be revised. Now, we have been doing tax audit report 44AB from last so many years. The
difference is that tax audit report only financial books has to be audited, but under this section, apart from the financial books, proprietary, social, every audit we have to do. We have to see whether the related parties' payment is reasonable. Then, whether the trust is spending on the objects, everything we have to see. It is now the duty of the auditor. Auditor की ये duty है कि वो सब चीजें देखे. ऑब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स पे खर्चा है, फिर कैश पेमेंट्स, TDS, everything has to be checked by the auditor. Now, tax audit contains 44 clauses, 10B, we have 49 clauses, and the penalty is limited. 44AB में penalty 1.5 लाख तक maximum है, but here till last year they were disallowing the claim under 11-12. Now this year they have introduced a new section 13-10. तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दिया है जिसमें हम ट्रस्ट का इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें खर्चा होगा तो उसके खर्चे की छूट मिलेगी, और उस खर्चे के बाद जो बचत होगी 15% की छूट नहीं मिलेगी. कोई आपका सरप्लस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी छूट नहीं मिलेगी. बाकी सब अमाउंट पे स्ट्रेट मैक्सिमम मार्जिनल 30% टैक्स लगेगा 115 BPI में. अब उन्होंने बेसिक स्लैब, बेसिक एक्सम्पशन, टैक्स वाइड स्लैब, वो भी सब ट्रस्ट के केस पे हटा दिया है. लास्ट ईयर तक छोटे मोटे ट्रस्ट जिनकी 2 लाख 3 लाख तक की इनकम होती थी, उनका 50,000 खर्चा होता था, वो 2.5 लाख तक की छूट लेके रिटर्न फाइल कर देते थे. पर अब इस बार ये समस्या है कि उनको अगर 10,000 भी बच जाए तो 10,000 पे 3,000 टैक्स लग जाए. गवर्नमेंट ने पूरा टैक्सेशन चेंज कर दिया है. कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपकी 10,000 की इनकम है, आप 3,000 टैक्स दो, अदरवाइज 11(2) में एक्यूमुलेशन करो, फॉर्म 9 भरो, टैक्स भरो, सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करें. अब हम क्लॉज बाय क्लॉज स्टार्ट करते हैं. 10B. अब देयर आर 3 केसेस जहां पे 10B एप्लीकेबल है. अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन में रजिस्टर्ड है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है. अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया किया है, अगर आप कोई खर्चा इंडिया से बाहर करते हैं, देन आल्सो 10B विल बी एप्लीकेबल. अदर केसेस में 10BB विल बी एप्लीकेबल. Now, clause 1, 2, 3, 4 ये प्रीफिल्ड क्लॉजेस है. जो पैन में आपने एड्रेस दिया है, कई बार पैन में भी एड्रेस अलग है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस अलग है, पैन में एड्रेस अलग है. अब जो 6th क्लॉज है वो इंपॉर्टेंट है, अदर एड्रेस. अब कई बार क्या होता है, ट्रस्ट बहुत पुराना रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई दूसरा एड्रेस दिया हुआ है, एक्टिविटीज को स्कूल चलाना है, एक्टिविटीज कहीं अलग जगह चल रही है, स्कूल अलग है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को स्कूल में ही रखता है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ नहीं रहता है. अगर ये सिचुएशन है तो ये अदर एड्रेस हमें यहाँ इंटीमेट करना पड़ेगा. पर इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ लिखने से पहले हमें वो एड्रेस असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा. असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करने के लिए रूल 17AA में उन्होंने कहा है कि रिजोल्यूशन पास होने से 7 दिन में आपको करना पड़ेगा. अब हम लोग तो जो रिजोल्यूशन बना रहे हैं वो अभी की डेट में बना रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर को भेजें और उसी की डेट यहाँ पे मेंशन करें. अब उसके बाद 7 और 8 में टाइप ऑफ ऑडिट है. अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, वो सिलेक्ट करना है. देन आपको इंस्ट्रूमेंट, जनरली हर कोई भी अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी है तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से ही ड्राफ्ट होती है, तो आपको वेदर इट इज एस्टैब्लिश एंड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट उसको यस करना है. नाउ वी हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब ये रजिस्ट्रेशन के इतने सारे क्लॉजेस दिए हैं, आप 4 बार 10 बार भी इनको पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या गवर्नमेंट लिखना चाहती है, क्यों इतने सब क्लॉजेस बताए पता नहीं. रजिस्ट्रेशन जो
में दे रहे हैं और अप्रूवल के सेक्शंस अलग है। मतलब अब जनरली जितने भी आज की तारीख में 10B फाइल होगी उसमें मैक्सिमम फर्स्ट क्लॉज एप्लीकेबल होगा कि यानी आपका पुराना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था और आपने नए रेजिम में उसको कन्वर्ट किया है। दैट क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्लॉज बी है वो 2026 में चालू होगा कि आपने 5 साल में आपको 5 साल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिला और उसमें अगर आपका वापस रिन्यूअल हो गया तो क्लॉज बी इज एप्लीकेबल। और क्लॉज सी उनके लिए है जिन्होंने 2021 में सब प्रोविजनल लिए और उनके जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो गए हैं देन यू हैव टू फाइल क्लॉज सी। सिमिलर वही चीजें 1023C और 80G में भी एप्लीकेबल होगी। जैसे उनका 1, 2, 3 है उसका वही एप्लीकेबल होगा। 1 यानी वो पुराने से नए में गए हैं, 2 यानी आप 5 से वापस 5 में रिन्यूअल कराया और 3 यानी प्रोविजनल से परमानेंट किया है। मैनेजमेंट डिटेल्स इसमें हमें गवर्निंग बॉडी या ट्रस्टीज जो भी हो उसकी पूरी डिटेल्स देनी है जो प्रीवियस ईयर में हो। मतलब कई बार ऐसी चीजें देखी गई है कि लास्ट ईयर में ट्रस्टी अलग थे और मार्च के बाद कुछ इलेक्शन हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, तो आपको लास्ट ईयर की गवर्निंग बॉडी की लिस्ट देना है। इसमें आप पेपर 2 की तरफ टेक्निकल गाइड भी कहता है यू कैन डिपेंड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन टेकन बाय द मैनेजमेंट कि ये ट्रस्टीज हैं। यू कैन आल्सो क्रॉस चेक द रिटर्न्स फाइल अंडर द सोसाइटी एक्ट। अगर कंपनी है तो उन्होंने जो डायरेक्टर्स की लिस्ट फाइल की है। ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी की डिटेल्स अपडेटेड है दैट कैन बी क्रॉस चेक फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड दिस डिटेल्स हैव टू बी सबमिटेड। अगर आपके कोई ट्रस्टी या मेंबर्स या उसमें कोई कंपनी है तो उसमें अगर इसका 5% से ज्यादा शेयर है तो हमें उसकी डिटेल्स भरनी है, उसके डायरेक्टर की या जो भी पर्सन है, तो दैट डिटेल्स हैव टू बी सबमिटेड। इसके रिलेटेड क्वेश्चन साथ में ही ले रहे हैं अपन? नहीं, वो 13 की बात रिलेटेड बात नहीं। 13 का क्वेश्चन साथ में ले सकते हैं। जैसे कोई सोसाइटी है इसमें गवर्निंग कमेटी उनकी 12 लोगों की है, उन्होंने फॉर्म 10A या 10B भरा है, उसमें खाली 4 लोगों के नाम भरे, 5 लोगों के नाम भरे, अपने को उसके 5 लोग देना पड़ेगा। 12 पर अपनी गलती से उन्होंने 10A और 10A में दोनों में 5-5 नाम ही भरे। सर 10A की फॉर्म की जवाबदारी उनकी थी, कई लोगों ने एक ही नाम भर के भर दिया शॉर्टकट। ITR में भी आज तक कभी उन्होंने बाकी ये ऑडिटर की जवाबदारी है। तो ऑडिटर में तो जो गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके सारे नाम हमें देना पड़ेंगे बिकॉज मैनेजमेंट में वो पूरे 12 लोग एप्लीकेबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी 30 जन होंगे तो 30 देना पड़ेगा। हाँ, पूरे देना पड़ेगा। खाली अपने जन से काम नहीं करेगा। नहीं, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है तो हम लोग नहीं है। नहीं, गवर्निंग बॉडी एक्ट में लिखा है कि दिस शुड बी द मिनिमम गवर्निंग बॉडी। अगर उसमें लिखा है कि 30 लोगों की मिनिमम गवर्निंग होगी तो 30 लोगों के नाम आपको देना पड़ेगा। और जो स्पेसिफाइड लोगों का पेमेंट होगा वो भी 30 लोगों का ही गिना जाएगा। 30 प्लस जिसने 50,000 से ज्यादा डोनेशन हाँ, दिया वो तो अलग हो गया। वो है, फिर इनके रिलेटिव्स भी कवर हो जाएंगे अगर उनको कोई पेमेंट दिया है। और स्पेसिफाइड पर्सन में एक और चेंज है कि अगर कोई मेंबर्स है सोसाइटी के तो वो भी कवर्ड होंगे वहाँ। जैसे एक सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी 10 लोगों की है, बाकी जनरल बॉडी 100 लोगों की है, तो स्पेसिफाइड पर्सन में 100 लोग कवर्ड होंगे। जनरल बॉडी मेंबर इज आल्सो ए स्पेसिफाइड पर्सन। और उनको खाली रेमोनेशन कवर होगा या उनको ट्रैवल रिइंबर्समेंट होगा? सर ये फॉर्म सिर्फ पूछ रहा है कि रीजनेबल है या नहीं। अगर आप रीजनेबल को करते हैं कोई डिटेल देना है आपको। पर रीजनेबल अपन कैसे डिसाइड करें? वो तो आपको रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा और आप नोट डालिए कि भाई वी कैन नॉट जज। आपको अगर अपेरेंटली लगता है कि रीजनेबल नहीं है तो रिपोर्ट, क्योंकि वो क्लॉज जब ही खुलेगा, वो शेड्यूल अगर आपने नो कर दिया तो वो शेड्यूल भरना ही नहीं है आपको। अगर आप यस करते हैं कि रीजनेबल नहीं है तो ही आपको डिटेल सबमिट करना है। नहीं, अपन नहीं बोलते हैं तो वो क्लाइंट मरेगा, हाँ बोलते हैं तो अपन मरेंगे। तो क्या करना है, अपन मरे या उसको मांगे? सर ना करते हैं तो अपने को डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा। मान लीजिए उसने सैलरी दी है
तो सैलरी में उसका अपॉइंटमेंट लेटर, फिर अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, जो क्वालिफिकेशन है, उससे कंपैरेटिवली अगर उसके पास कोई रिकॉर्ड है, और अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो सीधा है कि आप ऑडिट ऑब्जर्वेशन में उसको क्वालिफाई करें कि उसमें रिकॉर्ड्स कुछ भी मेंटेन नहीं है, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस सेक्शन। पर अगर हम कमेंट करते हैं तो 17AA का वायलेशन होता है कि उसने रिकॉर्ड्स नहीं रखा है, तो वो सब्सिक्वेंटली 12A का रिजेक्शन और उस पर बात जाएगी। नहीं, वही क्वेश्चन 17AA में नहीं आएगा कि 99% लोग जो है वो 11 रिकॉर्ड नहीं करते। अपन ने हाँ करा तो वो मरा, और अपन हाँ तक तो अपनी लाइब्रेरी के उन्होंने रखा कि नहीं रखा, तो उसमें क्या करेगा? सर वो तो ऑप्शन ये है आपको, अभी तो अगर आपको क्लाइंट को बचाना है तो यस करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स उसके रखवाने पड़ेंगे। मतलब आप रिकॉर्ड की गवर्नमेंट 11 साल का बोल रही है, 2022 में नोटिफिकेशन निकाल रही है, पिछले 11 साल के रिकॉर्ड्स मांग रही है। मतलब अब आगे प्रोस्पेक्टिव करते तो समझ भी आता है कि भाई आगे से आप रखो, पिछले 11 साल में पीछे जाके कैसे रखेगा। और वो 5 करोड़ की जो लिमिट है 10B के लिए, उसमें कॉर्पोरेट डोनेशन शामिल है? इनकम में जुड़ेगा, पहले ग्रॉस इनकम में आएगा, उसके बाद 11.3 में छूट मिलेगी, तो इट विल बी कंसीडर्ड। कॉर्पोरेट जोड़ के ही 5 करोड़ होता है तो माना जाएगा। भगवान जी, गवर्निंग बॉडी के अलावा अगर आमंत्रित सदस्य या ट्रस्टी होते हैं तो उनकी भी डिटेल्स है? सर वो देखना पड़ेगा कि उनको पावर क्या है आपके डीड में, या कुछ अगर दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, अगर उनको वोटिंग पावर है तो दैट विल, वो गवर्निंग में अगर है उनको सिर्फ आमंत्रित है, दे कैन नॉट वोट कोई रिजोल्यूशन पे, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर वो वोट कर सकते हैं और दैट कैन इफेक्ट द मैटर्स, फिर आपको मैनेजमेंट में देना पड़ेगा उसको। जैसे FCRI में उन्होंने ले रखा है, दर्पण ID में उन्होंने खाली 4 ही नाम डाल रखे हैं, और गवर्निंग बॉडी 25 थी, तो पर अपन दर्पण ID को रिलाई करेंगे। सर वो सब प्रॉब्लम ये है कि वो सब चीजें उनकी साइंस से जा रही है ना, ऑडिट रिपोर्ट हमारी साइंस से जा रही है, तो गवर्निंग बॉडी तो जितनी है उतनी देना ही पड़ेगी ना। अगर उनके बायलॉज में लिखा है कि गवर्निंग बॉडी 30 की होनी चाहिए मिनिमम, तो फिर आपको 30 नाम देना पड़ेगा। अब जो भी गवर्निंग बॉडी हमने लिस्ट दी उसमें नेचर क्या है, ऑथर है, फाउंडर है, सेटलर है, ट्रस्टी है, मेंबर है, ये आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली उनके पैन आधार दोनों में से एक चीज आपको देनी है। अब कई बार देखा गया हुआ है कि अभी हमने कुछ रिपोर्ट फाइल किए तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आपको एड्रेस में कभी अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं या कोई कॉमा लगा रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर लगा रहे हैं, तो वैलिड नहीं कर रहा है रिपोर्ट को, एरर कुछ नहीं देता है पर वो रिपोर्ट फाइल नहीं होती है। तो वो आप ध्यान रखें कि एड्रेसेस वगैरह जब भी डाल रहे हो तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करें, नहीं तो वो सर्वर एरर बार बार देता रहेगा, आप ढूंढते रहेंगे क्या हो रहा है, पर वो सिर्फ इसी के कारण उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब ये इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि आपको ऑब्जेक्ट्स क्या सिलेक्ट करना है। अब एक डॉक्यूमेंट जो हम चेक कर सकते हैं वो है फॉर्म 10A। जो फॉर्म 10A ट्रस्ट ने भरा है उसमें उसने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, और एक डॉक्यूमेंट है ट्रस्ट के बायलॉज या सोसाइटी के बायलॉज। अब कई जगह ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि जब फॉर्म 10A भरा तो उसने 10A में सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, और बायलॉज उसके सिर्फ एजुकेशन परमिट कर रहे हैं, रिलीफ टू द पुअर परमिट कर रहे हैं, दो चीज परमिट कर रहे हैं। टेक्निकल गाइड इंस्टीट्यूट का कह रही है कि दो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना है, तो हमें ब्लाइंडली 10A पे बिलीव नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज देखना है और 10A को भी देखना है। दोनों में जो सिमिलर चीजें हैं वो ही हमें यहाँ पे पिक करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अगर बायलॉज परमिट कर रहा है तो जो जो ऑब्जेक्ट्स वो परमिट कर रहा है दैट हैज टू बी टिक्ड, और 10A भी करना है साइमल्टेनियसली। मान लीजिए अपन उल्टा एग्जांपल ले कि बायलॉज में 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं पर 10A में उसने 2 ही सिलेक्ट किए हैं, देन वी हैव टू ओनली सिलेक्ट 2 क्लॉजेस, क्योंकि ट्रस्ट कमिट कर रहा है कि हम ये 2 क्लॉज में ही काम कर रहे हैं, तो देन वी कैन नॉट वॉलंटरी हम 4 सिलेक्ट कर लेंगे। पर अगर
10A में 10 है और बायलॉज 2 परमिट कर रहा है, तो देन रिवर्स वी हैव टू ओनली सिलेक्ट 2, क्योंकि 10A में उन्होंने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब अगर कोई मॉडिफिकेशन किया है ट्रस्ट ने, तो 12A का रूल कहता है कि 1 महीने के अंदर मॉडिफिकेशन से 1 मंथ के अंदर आपको कमिश्नर को 12A में वापस एप्लीकेशन लगाना है फॉर द रिन्यूअल न्यू रजिस्ट्रेशन। अब इसमें भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ कैन वी वेरीफाई, उन्होंने मॉडिफिकेशन करा दिया, अप्लाई करा, उनके पास कॉपी नहीं है। तो टेक्निकल गाइड इंस्टीट्यूट की यही बोल रही है, वी आर आल्सो फॉलोइंग, हम एक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, देयर इज नो मॉडिफिकेशन डन बाय द सोसाइटी आफ्टर द अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A। जब 12A लास्ट मिला उसके बाद हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, और हम एक पीछे अनेक्शर 10B में दे रहे हैं, उसमें भी वी आर सेइंग दैट द मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड दैट नो मॉडिफिकेशन हैज बीन डन। और अगर मॉडिफिकेशन किया है, आप यस करते हैं, फिर आपको डेट देनी है कि किस दिन आपने नई एप्लीकेशन लगाई और उस दिन का उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, वेदर इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर और इट इज पेंडिंग, व्हाटएवर इज द स्टेटस, दैट स्टेटस हैज टू बी मेंशन्ड। अब जिन ट्रस्ट में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिले थे, अब 30/9 तक जो डेट्स थी उसमें वो प्रॉब्लम तो सब में कवर्ड हो गई कि जितने भी लिए थे प्रोविजनल और डेट 6 महीने में नहीं लगाया वो सब कवर्ड हो गए। पर अब इसमें अगर प्रोविजनल लिया है तो आपने कब एक्टिविटीज स्टार्ट करी, उसकी आपको डेट लिखना है। कई बार प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रस्ट तो पहले से एक्टिविटीज कर रहा था, नया रेजिम आया, प्रोविजनल लिया, अब उसमें हम क्या डेट लिखेंगे? प्रोविजनल एक्टिविटीज तो पहले से कर रहा है, प्रोविजनल हमने 21-22 में लिया, तो व्हाट डेट वी हैव टू मेंशन? हमने जिस दिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, दैट डेट इन माय ओपिनियन शुड बी रिटन एज द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सिस्टम किया है कि आप पहले प्रोविजनल लीजिए, फिर आपको उसी टाइम उसका, और फिर आपको वही चीजें मांग रहा है कि आपने कब परमानेंट लगाया, 6 महीने के अंदर लगाया, और उसके स्टेटस को मांग रहा है। Now comes books of accounts. अब पहले तो ये पूछ रहा है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट 17AA के हिसाब से रखी है, और अगर रखी है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी है या नहीं रखी है। जो हमने क्लास 6 में देखा था सेम चीजें हमें देखनी है। इसमें भी आपको एक रिजोल्यूशन बना के असेसिंग ऑफिसर से सबमिट करना है, और दैट रिजोल्यूशन हैज टू बी साइंड only by the person who is allowed to sign the return। 140 में जो ट्रस्ट का रिटर्न साइन कर सकता है वही पर्सन को वो लेटर सबमिट करना है। कई बार हमारी आदत रहती है कि हमने कवरिंग बनाया, पीछे लिस्ट बनाई, असेसिंग ऑफिसर को भेज दिया कि ये ट्रस्ट यहाँ बुक्स रख रहा है। It has been specifically written that covering letter, that letter has to be signed by the person responsible for signing the income tax return। जो सेक्शन 140 में रिटर्न साइन करने के लिए लायबल है, दैट पर्सन ओनली हैज टू सबमिट दिस लेटर। आप यदि रिजोल्यूशन आज की डेट में बता रहे हैं, अपन रिपोर्ट कर रहे हैं 31 मार्च 2023। सर हम लेटर में लिख रहे हैं कि एज पर पास्ट प्रैक्टिस दिस सेक्टर्स आर बीइंग रन बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, ओनली ड्यू टू द चेंज इन द लॉ दिस रिजोल्यूशन हैज बीन रेटिफाइड एंड सबमिटेड ऑन दिस डेट। क्योंकि वो बुक्स तो पहले से रख रहा है, नया तो कोई उन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, हम दे भी नहीं पाए हमको रिजोल्यूशन। अगस्त में आ गया था, किसी को ऐसा ध्यान नहीं था कि ये सब देना है, बट हम लोग करंट डेट पे बना के उसमें ऐसा कवरिंग लिख रहे हैं कि दिस एक्टिविटीज वर ऑलरेडी बीन डन इन फॉलोइंग सेक्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग केप्ट एट दिस सेक्टर्स फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, only due to the change in the income tax act we are informing you and ratifying and submitting this resolution। मानेगा नहीं। अब वो सर इंफॉर्मेशन है उसमें, वो कुछ कर तो सकता नहीं ना। ये ऑनलाइन देना है या सर उसमें लिखा है सबमिट टू द असेसिंग ऑफिसर, आप ईमेल से भेजते हैं, दैट इज इनफ। ईमेल भेज दिया, आजकल वो भी नोटिस ईमेल देके फ्री हो जाते हैं कि भेज दिया, आप भी करते हैं। पर इसमें इन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखा है कि अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। अगर अगस्त 22 से पहले ही रिजोल्यूशन पास कर चुके हैं
सर उसमें लिखा है रिजोल्यूशन पास होने के 7 दिन में असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म वो तो करें। 2022 में आया। हाँ तो वो नहीं कर पाए ऐसे 5-6 साल पहले मेरी कोई संस्था थी जो रजिस्टर्ड ऑफिस साउथ के बाद में उसने अपने किसी कॉलेज के अंदर आज से 10 साल पहले कर दिया तो भी आज मुझे इंटीमेट करना इंटीमेट करता है ना, उनको मालूम नहीं है एड्रेसेस। वो कहते हैं कि हम सर्च करने जाते हैं तो उनको मालूम ही नहीं है कितने ट्रस्ट के कहाँ एड्रेसेस है। ये सब सर क्या है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जितने भी एफसीआरए के इंस्टीट्यूशंस, पीएफआई के इनमें जो सर्च करी गवर्नमेंट ने, उनको एड्रेसेस ही नहीं मालूम थे कहाँ सेंटर है क्या है। अब ये एक मेथड है कि हर एक एक्टिविटीज आपको मालूम रहेगी कि कहाँ चल रही है। अब ये लगता तो बहुत सिंपल क्लॉज है, पर आप जब पेन भी भरने जाते हैं तो आपको इतनी सारी चीजें उसमें सिलेक्ट करनी है बार बार यस नो करना है। अब कैश बुक, लेजर, जनरल ये तो आपने कंप्यूटराइज में सिलेक्ट कर दिया। अब कॉपीज ऑफ बिल्स वेदर मशीन नंबर्ड और अदरवाइज सीरियली नंबर्ड, कॉपीज ऑफ काउंटर फॉइल्स ऑफ मशीन नंबर्ड। अब ये सब चीजें फिर यहाँ पे जब बैठ जाते हैं तो फिर वो पूछ रहा है वेदर मेंटेन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें कंप्यूटर पे टिक करनी है, कुछ मैनुअल करनी है, यस नो करना है। क्योंकि ये जब बिल्स की बात कर रहा है तो आपको नो करना पड़ेगा क्योंकि बिल्स सब मैनुअल मेंटेन है। अब उसके बाद एनी अदर बुक दैट मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन ऑर्डर टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एनी अदर बुक। और फिर ये सब चीजें वो लिख रहे हैं कि ऑडिटर को भी यस करना है साथ में कि उसने वेरीफाई करी है कि वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड। सर मेरी नज़र में सबसे खतरनाक बात ये है ऑडिटर के लिए, जैसे आपने 14 नंबर के आगे यस लिखा तो आप गए और नो लिखा तो उसका एग्जम्पशन गया, फिर उसका एग्जम्पशन है। हाँ, तो ये पूरी लाइबिलिटी आपको अपने सिर पे लेना। अगर आपकी बिजनेस अंडरटेकिंग है तो फिर वापिस वही सब चीजें कि 11/4 में आपने बुक्स अलग रखी है, 11/4 में अलग रखी है। अब वो कह रहा है 11 साल के प्रोजेक्ट्स हो उसकी डिटेल्स रखो, कहाँ पे आपने क्या काम करा। मान लो कोई गरीबों को खाना खिलाने का करा तो भाई कौन से साल में किस जगह खाना खिलाया, किस आदमी को मदद करी, ये सब रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं प्रोजेक्ट्स के 11 साल। और वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है अगले 11 साल। अब आपसे अब वो उससे सर हाँ उसमें है 17AA में यही कि जब जिस दिन से वो आए अगस्त में उसके बाद से फिर हम अगले 11 साल रखना है। पर सर उसमें ऐसा प्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों नहीं लिखा हुआ, दिस ट्रस्ट हैज टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड पर जैसा लिखा हुआ है। हाँ पर पुराना तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल कभी क्या होगा जो रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशंस, आपने क्या एप्लीकेशंस किया है, पिछले स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन में से क्या करना है, वो सब डिटेल्स देनी है। अगर आप वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं कॉर्पस से या फिर आप गुरुद्वारा चर्च या कुछ चलाते हैं तो आपको कोई डोनेशन मिला, दिस ऑल डिटेल्स यू हैव टू मेंटेन। लोन की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, स्पेसिफाइड पर्सन, ये बहुत डेंजरस है। स्पेसिफाइड पर्सन में गवर्नमेंट ने 50,000 की लिमिट कर रखी है। मुझे लगता है वो अब बजट सेशन शुरू होंगे, मेमोरेंडम जाएंगे तो ये 50,000 की लिमिट 1990 या उस जमाने में आई थी जिसमें 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है, तो मेमोरेंडम भेजना चाहिए कि इसको 25-50 लाख कर दे। क्योंकि आजकल 50,000 कोई दान देता है तो ट्रस्ट वाला देखता भी नहीं है उसकी तरफ की क्या है, मतलब ये स्पेसिफाइड पर्सन तो दूर की बात है। आप सर यही शुक्र मनाओ कि पहले 50,000 जिंदगी में कभी भी दिए हो तो था, हाँ। अभी कल उन्होंने ठीक कर दिया। सर वो सिर्फ इस साल के लिए टेम्पररी है सर, वो तो परमानेंट नहीं है ना। एक्ट में थोड़ी, वो तो 119 में आपको इस साल की छूट देंगे कि इस साल आप करंट के रिपोर्ट कर दो। बात एक्ट तो वही कह रहा है कि पूरे रखना है आपको, तो एक्ट में चेंज करें तो बात है। नहीं, वो कोई संस्था 50 साल पुरानी है, अब आप फोन देखने जाएगा तब किसी ने 50,000 को दे दिया। प्रैक्टिकली वही बात है, वो आप उनको ये बहुत पुरानी चीज है। 50,000 की लिमिट कितने साल पहले आई थी, उसको 50 लाख 1 करोड़ या कुछ कर देनी चाहिए और साल में देनी चाहिए कि इस साल का बस रखना है। नहीं, वो ठीक है सर, पर मेरा ये कहना है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर को स्क्रूटनी में जो करना है वो हमसे करवा रहे हैं वो, तो अपन इसका कोई विरोध क्यों नहीं करती, अपनी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं विरोध सर करती? एक्चुअल में एवरीथिंग इज नाउ सिस्टम बेस्ड। उनका कहना है कि 2025 में मैंने वहाँ कमिश्नर से मैंने डिस्कस भी किया, उनका कहना है कि 2025 में जब आप 10,000 20,000 एप्लीकेशन हमको दे दोगे तो आप क्या समझते हो कि हम सबको बुला के इसको देख पाएंगे? बोले ओनली सिस्टम बेस्ड स्क्रूटनी विल बी डन। जिस सिस्टम में वो कहेगा 17AA नहीं है या जो चीजें इसमें पकड़ में आएगी कि गलत लिखी हुई है, उनके ऑटोमेटिक रिजेक्ट होना चालू हो जाएंगे। बोले उनको हम पकड़ के रिजेक्ट करेंगे।
हाँ तो मेहनत जो उनको करनी वो अपने से चला रहे सर, वो तो हर जगह हो रहा है। आप क्या देखें, आप ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी लॉ में सब कर रहे हैं, तो हर चीजें वो अपने से डिस्क्लोज करा रहे हैं, हर चीजें से वो अपने से ही भरवा रहे हैं। मतलब वो तो सिर्फ सिस्टम बैठ के करना चाह रहे हैं। टैक्स ऑडिट में हम लोग डिस्क्लेमर दे देते हैं बहुत सारे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ डिस्क्लेमर दिया तो यहाँ तो 5 साल में स्क्रूटनी होनी है, हर 5 साल में नहीं। वहाँ तो कंपलसरी नहीं है, और यहाँ डिस्क्लेमर दिया तो वो हमारा 5 साल बाद पहले का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो अधिक जाएगा। हो जाएगा ना एकदम से। आपका जैसे ही आपने नो किया किसी में भी गया डिस्क्लेमर देना या दे नहीं सकते हैं। तो 115 टीडी लग जाएगा। ये जनरल क्लॉज है सर कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी में काम करती है तो यस और नो करते हैं, तो फिर वो बिजनेस का 215 का प्रोविजन आ जाएगा कि अगर उसकी बिजनेस से इनकम 20% से ज्यादा है तो एक इशू अलग आ जाएगा। इसमें अगर हम लिखते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं 20% से ज्यादा है तो उसका उस साल का, इसमें एक कंफ्यूजन, इसमें पूरे ट्रस्ट का 11 का बेनिफिट चले जाता है, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी में नहीं। अगर आप कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी में काम कर रहे हैं और आपकी बिजनेस से इनकम 20% की रिसीट से ज्यादा है, देन यू विल नॉट बी अलाउड एग्जम्पशन। और ये सिर्फ पर्टिकुलर उस साल के लिए होगा जिस साल आपके बिजनेस से इनकम ज्यादा होगी। आपको सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 13-10 में आपकी नॉर्मल खर्चों की छूट मिलके जो बैलेंस इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो ये है कि अगर आप एक्टिविटीज बिजनेस की कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोजेक्ट का नाम और उसमें कितनी एनुअल रिसीट है वो देना है, ताकि उनको रेडी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 20% से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अब बिजनेस अंडरटेकिंग डिटेल्स, इसमें 2 सेक्शन अलग अलग है। एक है 11(4)A और एक है 11(4). 11(4) एप्लीकेबल है उन ट्रस्ट के लिए जिसको ट्रस्ट में ही बिजनेस मिला है। मान लीजिए कोई डोनर ने कोई बिजनेस ही आपको दान में दे दिया है तो दैट इज कवर्ड अंडर 11(4). 2 चीज अलग अलग है कि अगर मान लीजिए ट्रस्ट बना, उस टाइम सेटलर ने कहा कि ये बिजनेस ही मैं ट्रस्ट में डाल रहा हूँ तो दैट विल बी कवर्ड अंडर 11(4). और अगर ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो इंसिडेंटल टू द मेन एक्टिविटी है, दैट विल बी कवर्ड अंडर 11(4)A। तो अगर हम कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ट्रस्ट को करना जरूरी है बाय वर्च्यू की उसको बायलॉज या उसको डोनर ने बिजनेस दिया है, दैट विल बी कवर्ड अंडर 11(4). तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं तो उसका बिजनेस की डिटेल्स सेक्शन 4 आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखी है कि नहीं, और फिर उस इनकम की बिजनेस, उस बिजनेस की इनकम कितनी है वो आपको अलग से दिखानी है। अब इसमें एक्ट ये कहता है कि असेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड कि वो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी इस बिजनेस की, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें से कितनी बिजनेस और कितनी इनकम बिजनेस एक्टिविटीज में कवर्ड होगी। अब बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट्स, सर ये 2021-22 में जब गवर्नमेंट ने अमेंड किया उसके पहले मेरा ये ओपिनियन थी कि अगर आपका शुरू के 4 लिंक में कवर होते हैं 250 में, जैसे आप एजुकेशन चला रहे हैं, मेडिकल चला रहे हैं या रिलीजियस है या आपका जनरल यूटिलिटी के अलावा शुरू के 4 क्लॉज में आप कोई एक्टिविटीज करते हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते थे अगर वो बिजनेस आप उस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। बट नाउ दे हैव मेड अ चेंज कि ओनली इंसिडेंटल एक्टिविटीज आर अलाउड। आप अगर कोई दूसरी एक्टिविटीज करते हैं तो आपका एग्जम्पशन कैंसिल होगा। तो नाउ एक्टिविटीज हैव टू बी इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट। कई बार मैं ग्रुप में कई बार मैसेज आते हैं कि वो हमने गाड़ी किराए पे दे दी तो किसी ने कहा बिजनेस है वो आप सेपरेट बुक्स रख लो। सर नाउ दिस इज नॉट अलाउड। आप कोई आपके पास गाड़ी है और आप कह दो किसी को हमने गाड़ी हायर पे दे दी, उसको जरूरत थी और पैसे ले लिए ट्रस्ट ने, इट इज नॉट इंसिडेंटल एक्टिविटी, ये प्रमोट नहीं करना चाहिए। ओनली इंसिडेंटल एक्टिविटीज आर अलाउड। अगर कोई आप स्कूल चला रहे हैं तो बस चलाना, मेस चलाना, हॉस्टल चलाना, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर इंसिडेंटल। हॉस्पिटल है तो मेडिकल शॉप इंसिडेंटल है, या और कुछ ऐसी जो मरीजों के लिए जरूरी है। अगर आप हॉस्पिटल में कोई मेस चला रहे हैं तो दैट ऑल आर इंसिडेंटल एक्टिविटीज। यू कैन नॉट रन एनी जनरल बिजनेस एक्टिविटी।
सिमिलर है, अगर आप इंसिडेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं देन आल्सो यू हैव टू मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम कैलकुलेशन करते हैं इनकम का तो ओनली नेट इनकम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन योर ग्रॉस टोटल इनकम। आपको ग्रॉस इनकम पे 15% अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपकी टोटल ट्रस्ट की इनकम 1 करोड़ है और आपकी बिजनेस का टर्नओवर 4 करोड़ है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 5 करोड़ का 15% क्लेम कर लूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। आपकी जनरल इनकम 1 करोड़ है, बिजनेस से आपका नेट प्रॉफिट मान लीजिए 20 लाख है, तो आपको 1 करोड़ 20 लाख पे ही 15% मिलेगा। आप 5 करोड़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जब आप रिटर्न में कॉलम भरेंगे इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज, तो वहां पर आपको सिर्फ नेट इनकम भरना है। लास्ट ईयर तक ITR 7 में ये प्रॉब्लम थी कि कई बार हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए बस चला रहे हैं तो स्कूल वाला कहता है इसमें तो हमको लॉस होता है, तो वो इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज में माइनस फिगर नहीं लेता था, पर इस बार उन्होंने करेक्शन कर दिया है। ITR 7 में अगर आपको लॉस है तो आप वहाँ पे इनकम साइड में माइनस करके दिखाइए, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की इनकम है, बिजनेस से 10 लाख का लॉस है, तो आप -10 दिखाएंगे तो आपकी इनकम 90 हो जाएगी, तो आपको 15% भी 90 का ही मिलेगा। अब ये ऑडिटर की ड्यूटी है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है या नहीं, तो we have to verify कि separate books are maintained, all the things are separately maintained, और फिर उसका जो profit and gain है that we have to include here। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो प्रीसीडी फाइल करना पड़ेगा। अब 10B में भी आप जब अटैचमेंट्स में जा रहे हैं तो वह 3 फिगर अलग दे रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और वहां पर वो 3CD का भी ऑप्शन दे रहा है अपलोड करने के लिए। तो अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसकी अलग से बैलेंस शीट है और 3CD अपलोड करना पड़ेगी 10B के साथ। अब ये 194C J H और Q, ये 4 सेक्शन के ही डिटेल्स TDS की वो मांग रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ इसलिए ही क्लॉज है कि आपने अगर पहले कहा कि हम कोई बिजनेस नहीं चला रहे और अगर आपका इस सेक्शंस में कोई TDS कर रहा है तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि बिना बिजनेस के इस सेक्शन में TDS क्यों करता है आपका। तो कई बार आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि किस सेक्शन में आपका TDS कटा है, मतलब वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऊपर तो मेंशन नहीं कर रहे और नीचे आपका TDS डिडक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की TDS की डिटेल्स नहीं सबमिट करनी है, 194A की डिटेल्स नहीं सबमिट करनी है। तो 194Q थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। सर ये 194Q में तो ट्रस्ट में मैं जनरली मेरे को लगता नहीं है कि एप्लीकेबल होगा कि आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं कि जिसपे 194Q में आप TDS काटेंगे, क्योंकि जनरली हम सभी कहते हैं कि इट इज ओनली फॉर द एप्लीकेशंस इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। तो ऑब्जेक्ट्स पे करेंगे तो हम 194Q में मुझे नहीं लगता है कि कोई TDS विल बी डिडक्टेड। C, J और H में जरूर कटता है। कई बार क्या होता है कि कोई स्कॉलरशिप कोई देता है या CSR में भी कई बार कोई लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो TDS काट के दे रहे हैं, तो वो TDS इसी सेक्शंस में काट लेते हैं, कई बार J में काट लेते हैं, कई बार C में काट लेते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इधर। इन्होंने फॉर्म में मेंशन किया है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो इनके मन में है। हाँ, कुछ ना कुछ कहीं अगर होगा तो वो चाहते हैं उसमें। फिर वो नीचे भी पूछ रहे हैं कि अगर आपका मान लीजिए कैटेगरी ऑफ इनकम उसकी नहीं है तो वो नीचे पूछ रहे हैं कि अगर ये TDS कटा है तो आपका किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम डिनाई कर सकते हैं कि हमारा नेचर नहीं है। मान लीजिए हमको कोई स्कॉलरशिप मिली और किसी देने वाली कंपनी ने TDS काट दिया, तो हम 9 सेक्शन में उसको मेंशन करें, स्पेसिफिकली लिखें कि ये स्कॉलरशिप है और ये बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं है, मतलब इट इज नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस एक्टिविटी। आप इसको मेंशन करें और अगर बिजनेस में है तो फिर आपको कैटेगरी ऑफ इनकम अपनी रिसीट्स में देना पड़ेगा। क्यों में तो कर सकता हूँ भगवान जी, क्यों में मैंने मशीन खरीदी, कोई मान लो हॉस्पिटल में मेरा 50 लाख से ज़्यादा मैंने तो मशीन खरीदी है बड़ी,
हाँ तो वो क्यों हो सकता है? पेमेंट तो वो क्यों में आप कटेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि पेमेंट्स पे कटा है, पेमेंट मोर देन 50 lakhs, तो आप अदर्स में स्पेसिफाई करें और उसको कहें कि इनकम रिसीव्ड इन कॉलम इज नॉट इंसिडेंटल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। कई बार कैश में भी कट रहा है, आपका कैश विड्रॉल्स में भी कट रहा है, सभी चीजों में, तो वो आपको उसको कैटेगरी में बाइफरकेट करना है कि इट इज नॉट कवर्ड अंडर द बिजनेस एक्टिविटी। भगवान जी, अगर कोई ट्रस्ट है एकेडमिक पर्पज के लिए, उसकी बिल्डिंग है और उसने किसी दूसरी सोसाइटी को रेंटल पर्पज या मेंटेनेंस के लिए दिया है और सामने वाली सोसाइटी अगर केटीएस काट रही है तो एनसीए मतलब बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। सर रेंट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, रेंट हो रही है, तो रेंट इज नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस एक्टिविटीज। क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके पास पुरानी प्रॉपर्टी, अगर आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, होटल जैसे खुद आप दे रहे कर रहे हैं, आपने रेंट पे दे दिया और रेंट इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट, तो रेंट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द बिजनेस एक्टिविटीज। पर शादी के लिए भी स्कूल का कंपाउंड दिए तो then it is a business activity। आप स्पेशली अगर किसी को आपकी चीजें रोज दे रहे हैं, मतलब आपने एक चीज रेंट पे दे रखी है तो इट इज नॉट कवर्ड। पर आप जैसे आप तो खुद ही मान लीजिए चला रहे हो, नहीं तो और रेंट पे क्या दोगे आप? बिजनेस एक्टिविटी के अलावा रेंट पे क्या दोगे? नहीं सर रिकरिंग जैसे क्या होता है कि कई बार हॉस्पिटल है मान लीजिए, उसके पास मेडिकल शॉप को खुद नहीं चलाना, उसने वो जगह किराए पे दे दी है मेडिकल शॉप चलाने के लिए, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। दैट रेंट विल नॉट बी कवर्ड अंडर बिजनेस एक्टिविटी। अब आप कमर्शियल नेचर का कोई काम करेंगे, मान लीजिए कि आप बहुत सारे ट्रस्ट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेंट पे जीएसटी भी भर रहे हैं, तो दैट इज नॉट कवर्ड। और गवर्नमेंट का भी इंटेंशन रेंट का नहीं है। जब भी जो आप शेड्यूल एआई देखते हैं इनकम वाला, तो उसमें रेंट भी एक इनकम का क्लॉज दिया हुआ है, रिसीट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट, इंटरेस्ट, अदर इनकम, और वहां पर रेंट भी स्पेसिफिक दिया हुआ है। रेंट इसीलिए दिया हुआ है कि अगर कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और सिर्फ आप रेंट ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे, रेंट पे दे दिया, तो दैट रेंट विल नॉट बी कवर्ड। नहीं सर, किसी हॉस्पिटल के आसपास यदि बाउंड्री वाल पे उन्होंने 10 दुकान निकाल दी और 10 दुकान का रेंट आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। सर वो सिर्फ रेंट परमानेंट दे रहे हैं, जिससे खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो तो आप यूटिलाइज करेंगे, दैट रेंट विल नॉट बी कवर्ड अंडर बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे मंदिर है, आप मंदिर है, मंदिर के प्रेसिडेंट्स में सब दुकान है, कोई पूजा वाला, कोई हार वाला है, कोई ये सभी लोगों की दुकान रहती है, सबसे किराया मिलता है, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस। ये तो आप प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि सेक्शन स्टार्ट ये होता है एनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, तो वो इनकम तो सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण हमें मिल रही है। अगर वो बिजनेस जब कहलाएगा जब हम कोई उसमें बिजनेस ट्रेड या उस टाइप की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मान लीजिए वो दुकान ट्रस्ट की लगा ले, मान लीजिए वो किताबें बेचने का काम ट्रस्ट ही वहाँ करने लग जाए, तो देन इट विल बी कवर्ड एज बिजनेस। पर सिर्फ रेंट लेने में इन माय ओपिनियन इट इज नॉट अंडर द बिजनेस एक्टिविटी। देखिए हिंदी साहित्य समिति यदि ये हाल किसी को किराए पे देता है लेक्चर करने के लिए, तो क्या मानते हैं? सर रेंट सिर्फ प्लेन ले रहा है, एक्टिविटीज के लिए कर रहा है, तो देन इट इज नॉट। पर अगर वो कमर्शियल यूज के लिए रेंट दे रहा है, तो देन इट विल बी। किताबें अगर बेच के आपने किताबें जो बेची धर्म की बेची, मानो मंदिर ये भी क्षेत्रीय ऑब्जेक्ट है, एजुकेशन में आ जाएगा। सर वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो जजमेंट है 2, उसमें बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अरे ये नहीं आया डोनेशन में रिसीट का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सर इसलिए भी एक्टिविटीज को अलग से रिसिप्ट नहीं दिखाया, जैसे बस मेस वगैरह की, तो उस केस में अगर आप फीस अलग नहीं ले रहे हैं तो वो खर्चा माना जाएगा एप्लीकेशन। रिसिप्ट में तो अलग ले रहे हैं, फिर तो आपको बुक्स अलग रखनी पड़ेगी। सर अहमदाबाद अर्बन वाले डिसीजन में ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप किसी भी तरह का रेंट ले रहे हैं तो वो मतलब आपकी कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। सर वो तो उन्होंने आईडी और उस मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए डेवलपमेंट है, उसमें उन्होंने कहा था कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आप कवर्ड हो। आप मैं अपन जनरल पब्लिक यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, शुरू के लिंक की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एजुकेशन और उसमें कवर्ड है, और एजुकेशन में मान लीजिए आपके पास कोई ऑडिटोरियम है, मान लीजिए या कोई एडिशनल आपके पास है, तो आप अगर रेंट पे देते हैं तो इन माय ओपिनियन इट विल नॉट बी कवर्ड एज बिजनेस यदि उन्होंने एक्टिविटी। डीपीयू भी टिक कर रखा है तो डीपीयू भी टिक कर रखा है। जनरल पब्लिक सर मैं कह रहा हूँ 10A में तो उन्होंने बहुत सारे गलत क्लॉज सिलेक्ट कर दिया। आपका ऑब्जेक्टिव उसमें होना चाहिए ना, मतलब
ये तो क्या ट्रस्ट की भरने की गलती है कि आपने सोचा कहाँ डिमांड लगा है, 7 8 सब प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ये वो सब सिलेक्ट कर लिए उन्होंने। नहीं, पर वो भले गलती से करे, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो उसी को मानेगा ना कि आपने जो उसी के आधार पर में ले लिया आपको। नहीं, उन्होंने सर फिर एजुकेशन पे भी अगर सिर्फ उन्होंने जनरल पब्लिक यूटिलिटी सिलेक्ट कर लिया सातों पे दिया। नहीं तो फिर बेसिक तो सर इनकम मेजर पार्ट तो दिखेगा ना कि आपकी मेजर इनकम तो एजुकेशन से हो रही है। आप भी आर्ग्यू करेंगे कि हमारा ये रेंट है जो एजुकेशनल एक्टिविटीज से लिंक्ड है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी तो कोई इनकम ही नहीं है ना, कोई खर्चा ही नहीं दिखेगा आपका। प्रिडोमिनेंटली और एक्सक्लूसिव वाला उसके अंदर नहीं आएगा सर प्रिडोमिनेंटली तो एजुकेशन ही हो रहा है ना। हाँ, तो वो बोल रहे हैं प्रिडोमिनेंटली से काम नहीं चलेगा, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। सर वो उनका कहना है कि खर्चा आपका जो पहले वो 1023C6 में वो प्रॉब्लम थी कि प्रिडोमिनेंट ऑब्जेक्ट एजुकेशन होना चाहिए। वो क्वींस कॉलेज में उन्होंने कहा था कि एजुकेशन के अलावा दूसरा भी कुछ कर रहे हैं तो चल जाएगा। अब उन्होंने कहा कि एजुकेशन मीन्स एजुकेशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने नीचे ये भी कहा कि अगर आप हॉस्टल भी जनरल पब्लिक के लिए चला रहे हैं, देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि कोई चीजें आप ऐसी कर रहे हैं जिसमें रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब मार्कअप आपका ज्यादा नहीं है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपको हॉस्टल, मेरा तो ये था कि स्कूल अगर हॉस्टल चला रही है पूरी छूट मिलेगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये भी लिखा है कि आप बाहर हॉस्टल जनरल चला रहे हैं और आपका मार्कअप एक रीजनेबल से ज्यादा नहीं है तो दैट विल आल्सो बी कवर्ड अंडर चैरिटेबल। जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कवर्ड नहीं होगा, उस जजमेंट में नीचे लिखा हुआ है उन्होंने। अब आप मार्कअप का इशू बहुत बड़ा है कि भाई आपको उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। वही रीजनेबल की क्या डेफिनेशन है? एजुकेशन के बाद में हमारे न्यू लोगों पे भी थोड़ा फर्क है। अब ये थोड़ा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस क्लॉज है कि हमें जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन का बाइफर्केशन देना है, तो मेरी ओपिनियन ये ऊपर तो आपको जब भी एप्लीकेबल होगा जब अगर आपने 1310 या वो है वो तो यस नो आपने करा कि 1310 एप्लीकेबल नहीं है, वो तो जब ये कि जब कोई वायलेशन करे। हम 21 क्लॉज देखते हैं वेदर ऑडिटी हैज फाइल्ड फॉर्म 10BD। अब जितनी भी ATG में रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसमें थोड़ा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन में थोड़ा इश्यूज है कि अगर आपने 10BD भरा है तो आपने कितना डोनेशन वहां पे रिफ्लेक्ट किया है। मान लीजिए आपके रिटर्न्स में टोटल डोनेशन 80 लाख है, आपने 10BD में 50 लाख रिफ्लेक्ट किया है, तो आपने 22 में 50 लाख फर्निश किया। अब वो कह रहा है कि 30 लाख का ब्रेकअप आपको लास्ट 23 में देना पड़ेगा कि आपने वहां पर क्यों नहीं दिखाया। तो 23(1) बोल रहा है कि अगर कोई मंदिर या चर्च या उसमें आपको ATG मिला है तो वो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं दिखाया। सेकेंड बोल रहा है कि अगर आपका कोई ऐसी संस्था है जिसमें कैश डोनेशन 2000 से ज्यादा था, हमने वो ATG में नहीं दिखाया, तो आपको डोनेशन का बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि वो 30 लाख में मान लीजिए 5 लाख 2000 से ऊपर कैश डोनेशन है तो 5 लाख का फिगर टी के ए में देना पड़ेगा। फिर टी के बी में अगर आपको कोई दूसरी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन ने डोनेशन दिया है जिसको ATG नहीं मिलेगी छूट, 20 लाख वहां पर, तो बी में आपको 20 लाख देना पड़ेगा और वो जो डिफरेंस है उसका आपको यहाँ पे टीचर देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं दिखाया। अब इसमें फोर्थ कॉलम हो है कि आप कहते हैं कि हमारे पास नाम पता तो था उस डोनर का पर आइडेंटिटी नहीं थी। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि एनोनिमस डोनेशन वही होगा जिसमें आपके पास नेम एंड एड्रेस नहीं है। नोवेयर इट इज मेंशन कि आइडेंटिटी होना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास नाम और एड्रेस है तो आप यहाँ पे फोर्थ में लिख सकते हैं कि वी कुड नॉट रिपोर्ट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग द आइडेंटिटी। हमारे पास नाम और एड्रेस तो है, आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ आप करेंगे। फिर कोई काइंड में डोनेशन मिला वो। अब एनोनिमस के भी 4 बाइफर्केशन है। सर ये काइंड में जो डोनेशन है उसको कैसे पता करेंगे कि आज कोई भी चीज को गिफ्ट मिल गई? सर या तो डोनर कोई आपको लेटर देता है या जो उसने चीज दी है उसके कोई वैल्यूएशन का रिकॉर्ड देता है, बिल देता है या कुछ भी देता है, तो हम दोनों साइड उसकी एंट्री कर लें। अदरवाइज जैसे उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हम 1 रुपए पे भी एंट्री कर सकते हैं दोनों साइड, पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएशन का रीजन अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे इसको एक काइंड में रिकॉर्ड करें और क्या रिफ्लेक्ट करें। अब एनोनिमस डोनेशन में भी उन्होंने 4 बाइफर्केशन कर रखे हैं। अब
अगर आप सिर्फ इसमें भी 1, 2, 3, 4 क्लॉजेज है, इतने सारे क्लॉजेज गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। अगर आपका डोनेशन, टोटल डोनेशन का एनानॉमस 5% से कम है या 1 लाख, दोनों में से जो ज्यादा है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का डोनेशन है और 4 लाख के नाम पते नहीं है, तो आप 4 लाख रुपए यहाँ रिपोर्ट कर दें तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि 5% या 1 लाख नीचे में लिखा है, उसकी छूट दी हुई है। अगर आपका ट्रस्ट रिलीजियस है, देन आप पूरा डोनेशन यहाँ लिखते हैं, एनानॉमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल, वो नई डोनेशन टैक्सेबल होगा। अगर आपका ट्रस्ट चैरिटेबल कम रिलीजियस है और आपको कोई डोनेशन दान पेटी से रिलीजियस एक्टिविटी के लिए मिला है, तो आप सी में लिखें, देन इट विल आल्सो बी नॉट टैक्सेबल। और इसके अलावा कोई डोनेशन एजुकेशनल या हॉस्पिटल में मिला है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर वो 3 में जाएगा, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। अब ये आपकी टोटल मनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स, तो ये पूरी रिकॉर्ड एक्सेल शीट आपके पास ट्रस्ट से आपको मंगानी पड़ेगी, जिसमें सारे बाइफर्केशन हो, देन ओनली यू कैन फीड द डिटेल्स। 5% की जो लिमिट, वो 5% इंक्लूसिव लिखना है या वो 5% टोटल डोनेशन की लिमिट है। आप टोटल रिसीट की नहीं है, सिर्फ डोनेशन की। आपकी रिसीट मान लो 10 करोड़ है और डोनेशन 10 लाख है, तो 10 लाख का 5% देखेंगे, 10 करोड़ का नहीं देखेंगे। या 1 लाख, हाँ, या 1 लाख नीचे वाली हायर। अब मेरे हिसाब से अगर जो ट्रस्टों के पास एटीजी नहीं है, अगर आप शुरू में ही नो कर देते हैं वेदर ऑडिट नो, और आपके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो आपको ये 23 से लेकर कोई चीजें नहीं भरना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली राइट द डोनेशन डिटेल्स इन 7 एनी अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्म 10BD, क्योंकि वो जो कॉलम है वो उन्हीं के लिए है जो 10BD में आप बाइफरकेट कर रहे हैं कि 10BD में आपने क्यों नहीं डिटेल्स दी। जब मैं एटीजी में रजिस्टर्ड ही हूँ, मुझे 10BD एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो आई विल डायरेक्टली राइट द फिगर एनी अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्म BD, और आप डिटेल्स में स्पेसिफाई, और आप नेचर के कॉलम में लिख भी सकते हैं कि ट्रस्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एटीडी, तो डिटेल्स है उसके पास। अब ये BD प्लस नॉन BD वाली जो डिटेल्स है, उसका टोटल मिला के टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आएगा। इसमें से फिर अगर आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपको इधर अलग से दिखाना है। उसके बाद फिर अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में कुछ कॉर्पस भी है, तो वो पहले ऊपर आएगा, फिर ये यहाँ पे वापस से कॉर्पस का डोनेशन की डिटेल्स इसमें से देनी है। तो पहले ऊपर सारी टोटल बतानी है, फिर ये नीचे करना है, फिर वो यहाँ पे लेस करेगा कॉर्पस डोनेशन को, यहाँ पर वापस वो लेस हो जाएगा। दिस विल बी द नेट डोनेशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। जो आपका 27 में जो फिगर आएगा, दैट इज द नेट कंट्रीब्यूशन व्हिच हैज टू बी अप्लाइड 85% एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब जो आपने ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डिटेल दी थी, उससे आपको बाइफरकेशन देना है, कॉर्पस नॉन कॉर्पस, और फिर उसमें से कितना एप्लीकेशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो डिटेल्स भी आपको अलग से देना है। अब इन माय व्यू, जब आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन का फिगर लिख रहे हैं, तो उसमें आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया है वो भी जोड़ के बताना पड़ेगा। आपको ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कॉलम में चले गया, पर जो गवर्नमेंट ने लिखा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में कंट्रीब्यूशन आता है, दैट विल बी इंक्लूडेड हियर। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड, तो आपको वहां पर भी जो कॉलम देना है, तो 25 में वहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट जोड़ के देना है जो एफसी में मिला है, और बाद में उसको इधर से यहाँ पर भी उसका बाइफरकेशन नॉन कॉर्पस में इंटरेस्ट को करना पड़ेगा। अब कॉर्पस की डिटेल्स ओपनिंग बैलेंस बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब इस साल जो ITR 7 में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जब आप बैलेंस शीट भरेंगे, तो जो आप वहां पे कॉर्पस भरेंगे और ये शेड्यूल जे भरेंगे, ये आपका बिल्कुल मैच होना चाहिए।
मतलब आप यहाँ पर अलग कॉर्पस दिखा दो और वहाँ बैलेंस शीट बनते वक्त आपका अगर कॉर्पस का डिटेल अलग होगा तो वो मिसमैच बता देगा रिटर्न्स में, इट विल नॉट बी अलाउड, फिर वो डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। तो मेरी ओपिनियन में जिन ट्रस्टों में पुराने कॉर्पस यूटिलाइज हो गए हैं या बचे नहीं है, उन्हें ओपनिंग बैलेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको जनरल रिजर्व में दिखाएं, क्योंकि उसका एक ही फायदा था कि आप 5 साल में वापस जमा कर सकते हैं। वो लास्ट गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है कि आप 2021-22 का ही कॉर्पस आप दिखा सकते हैं, तो वो इतनी मेहनत और उसको कॉर्पस को कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉर्पस जो पुराना है जिसका आपके पास कोई बैलेंस नहीं है, दैट शुड डायरेक्टली बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आप वो कह रहे हैं कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब कई ट्रस्टों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने इस साल कॉर्पस तो रिसीव किया है, पर जो कॉर्पस के लिए एडिशनल कंडीशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है कि अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो नहीं ओपन किया है। तो उस कंडीशंस में लिखा है कि स्पेसिफिकली कॉर्पस शुड बी सेपरेटली आइडेंटिफाएबल। तो अगर आपने अलग बैंक अकाउंट नहीं खोला है तो मेरी ओपिनियन में उस अमाउंट को कॉर्पस दिखाना मुश्किल होगा, उसको आपको नॉर्मल डोनेशन में ले जाना पड़ेगा। फिर अगर आपने कोई कॉर्पस में से यूटिलाइज करा है, अप्लाइड करा है, तो आपको वो फिगर दिखाना है। और अगर कोई आप कॉर्पस में वापिस डाल रहे हैं तो वो पैसा भी दिखाना है। प्रैक्टिकली जो 2021-22 में कोई कॉर्पस आया होगा और आपने खर्चा किया होगा, उसी को आप इन्वेस्ट बैक कर सकते हैं, तो वही फिगर वहां पर जाएगा। अभी आपको कोई मंदिर वगैरह के लिए डोनेशन मिला हो, बाकी यहाँ पे वो पूछ रहा भी है कि कॉर्पस कंट्रीब्यूशन डोनेशन और मेंटेन एज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाएबल। अगर आपने वहां पे लिखा कि हमें मिला और कॉर्पस सेपरेटली आइडेंटिफाएबल नहीं है, अगर आप वहां लिख दोगे तो भी वो डिसअलाउ हो जाए, वो उसकी छूट फिर आपको इन्वेस्टमेंट की नहीं मिलेगी। अब कोई भी पुराने ट्रस्टों में आई डोंट थिंक कि वो कोई सेपरेटली आइडेंटिफाएबल है कि ये कॉर्पस का है, ये ऐसा है, तो पुराना फिगर्स दिखाना नहीं है। अब आगे से आप नया अकाउंट खोले, उस अकाउंट से ही एफडी बनाए, उतने ही उस अकाउंट में ही एफडी डिपॉजिट हो, देन ओनली इट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाएबल। अब हमारा एप्लीकेशन का अब इसमें जो हमने वहां पे 27 में जो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन आया था, उसके अलावा आपकी जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनकम आपको क्लॉज 28 में दिखाना है। इनकम अदर देन वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। कंट्रीब्यूशन के अलावा जितनी भी इनकम है दैट ऑल विल बी कवर्ड हियर। 29 में अगर हमने कोई इनकम आउटसाइड अप्लाई की है और जिसमें हमें सीबीडीटी से 11(1)(c) में एग्जम्पशन मिला है, स्पेसिफिक नोटिफाइड है ट्रस्ट जिसको सीबीडीटी ने अप्रूवल दिया है, वो ही हम खर्चा इनकम अप्लाइड जितनी करिए वो यहाँ दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो फिर कोई कहाँ पर खर्चा किया, उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितना रेमिटेंस किया, फॉर्म 16 है, सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना है। अब जो 30 में आपका कॉलम आएगा वो 27 प्लस 28 माइनस 29, 29 यानी कोई इनकम अगर बाहर अप्लाइड हुई है वो लेस होके दिस विल बी द टोटल इनकम व्हिच हैज टू बी अप्लाइड बाय द ट्रस्ट ड्यूरिंग द ईयर। अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक पूरा बाइफर्केशन देना है, मतलब प्रैक्टिकली जितना कैश में पेमेंट हुआ है जितना बैंक से हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया नोटिफिकेशन में कि बैंक पेमेंट्स विल बी कवर्ड अंडर इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको दो बाइफर्केशन देना है। अब इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले ए में आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी अदर पर्सन। अगर आपने कोई अदर पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर 12 में रजिस्टर्ड है और उसको आप कोई डोनेशन दे रहे हैं फॉर सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट एजुकेशन है, आपने कोई एजुकेशन के लिए दूसरे ट्रस्ट को दिया है,
तो सबसे पहले वो ए में वहां पर आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है टू एनी अदर पर्सन, एनी अदर ट्रस्ट। अब ऑब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन देना है, रिलीजियस में कितना खर्चा है, रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन। अब ये सब चीजें जब हो पाएगी कि जब आपने अकाउंट्स बनाते टाइम, ऑडिट करते टाइम ही एक्सपेंसेस के बाइफरकेशन इस हिसाब से करे हो कि आपने एजुकेशन का खर्चा, रिलीजियस का, मेडिकल का सब बाइफरकेट किया हो। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जब हमने क्लॉज शुरू में जब ऑब्जेक्ट डिसाइड किए थे, जब हमने नेचर ऑफ एक्टिविटीज लिखा था, वहां पर हमने मान लो टिक किया रिलीफ टू द पुअर और एजुकेशन, और अगर आप यहाँ पर कोई दूसरे में बाइफरकेट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ आप क्या टिक कर रहे हो और यहाँ क्या बाइफरकेट कर रहे हो। वो सारा 10A और 10AB के हिसाब से ही आपको भरना है, उसके अलावा कुछ भी करोगे मिसमैच होगा। दूसरा ए में यदि आप जो भी फिगर डालोगे दैट विल बी कंसीडर्ड इंटर चैरिटी डोनेशन, इसमें 15% टैक्स लग जाएगा। वो लास्ट नेक्स्ट ईयर से लगेगा, वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। तो इस साल तो 100% अलाउड है, नेक्स्ट ईयर वो प्रॉब्लम आएगी। अभी से ट्रैक रखना शुरू कर दिया हमने। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसमें एक कॉलम आ जाएगा कि ऊपर का 15% डिसअलाउ होगा, मतलब वो ऑटोमेटिक एक ऑटो फिर नीचे एक और क्रिएट कर देंगे कि जो ऊपर फिगर डाला उसका 15 वो ऑटोमेटिक डिसअलाउ करेगा वहाँ पे। इसमें भगवान भाई एक व्यू ये भी आ रहा था कि जैसे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं ट्रस्ट के अंदर, इनकम एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंडिचर में सैलरी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गए, तो एक व्यू आ रहा था कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि एप्लीकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन या मेडिकल। सर आप लिखे पर उसमें ब्रेकअप तो देना पड़ेगा ना। आप एप्लीकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन करके पूरा 2 करोड़ 3 करोड़ तो क्या दे देंगे बैलेंस शीट, आपको उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल में सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एजुकेशन, वो पूरा डिटेल लेके आपको हेडिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस करके ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल समरी लिखना कर पाए जब ही आप ये ब्रेकअप दे पाएंगे। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप नेचर ऑफ एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हो वही नेचर में आपको बाइफरकेशन करना है। आपने वहाँ रिलीजियस टिक नहीं करा, पर जब आप अकाउंट देखने गए आपको लगा मंदिर का खर्चा और आपने यहाँ झट रिलीजियस में डाल दिया, तो वो फिर आपका ऑब्जेक्ट के अलावा खर्चा हो जाएगा। तो फिर आपको वो वायलेशन में वहाँ पे 115 BBI में उनका खर्चा वो डिसअलाउ कर देगा, उस पर 30% ऑटोमेटिक निकाल देगा। तो आपको आपके ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही ये बाइफरकेशन करना है। अब इसमें 2 कॉलम है, एक में एजुकेशन, एक में पुअर, अगर पुअर है तो अच्छा है। आप अपना अकाउंट अलग अलग रखें, जितनी एक्टिविटीज है उसके सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग रखें। मंदिर है तो मंदिर का अलग रखें, स्कूल का अलग रखें, हॉस्पिटल का तो इतना इश्यूज आएंगे नहीं। अब ये तो क्या है कि ट्रस्ट और इनको थोड़ा एकोमोडेट होना पड़ेगा इस टाइप की अकाउंटिंग के लिए। मंदिर के एक्सपेंडिचर एडजस्ट सीधे हो जाएंगे, मंदिर के जो एक्सपेंडिचर है नॉट रिलीजियस, रिलीजियस में जाएंगे। आप अगर मंदिर में आपको आपके ऊपर एक मतलब आपने एक ही ले रखा है, भंडारा चल रहा है, तो आप भंडारे को रिलीफ ऑफ पुअर में बाइफरकेट करें, क्योंकि यही अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कितना डायरेक्टली मंदिर से रिलेटेड है और कितना दूसरे हेड में कवर्ड होगा। क्योंकि यदि आप आगे देखेंगे वो 5% के आपसे ही निकला रहा है। और इसमें भी ना 215 जो है वो रिलीफ ऑफ पुअर से शुरू होता है, इसमें रिलीजियस ऊपर उन्होंने ऐड कर दिया। क्योंकि 215 में रिलीजियस में है ना, रिलीजियस और उसके बाद 215 सिर्फ चैरिटेबल की डेफिनेशन है। अब इसमें मान लीजिए कोई चैरिटेबल कम रिलीजियस ट्रस्ट है और वो 5% से कम रिलीजियस करती है और उसमें कितनी कर रखा है 10 में, तो वो इसमें प्रॉब्लम आएगी उसको। सर एक सिमिलर केस आ रहा है जिसमें मंदिर को वो टिक करना भूल गए, मंदिर है 80 लाख का वॉलंटरी मंदिर की दान पेटी से डोनेशन है, फेमस मंदिर अब कई नहीं है, उन्होंने टिक ही नहीं करा रिलीजियस। एज अ ऑडिटर आई एम नॉट सपोज टू गिव उनको एनानॉमस में मैं छूट नहीं दे सकता हूँ, टैक्स लग जाएगा पूरे डोनेशन। अगर वो मंदिर है तो वैसे ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सर आपने खुद आप कह रहे हो मैं न्यू रिलीजियस में, ट्रस्ट खुद एडमिट कर रहा है कि आई एम नॉट कवर्ड इनटू रिलीजियस। आप कहते हो मैं रिलीजियस में हूँ तो 1 महीने के अंदर CIT को लगाओ एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो उन्होंने क्या चैरिटेबल में करा, चैरिटेबल में टिक कर रहा है। प्रॉब्लम फीडिंग की है ना, आपने जो फीड कर दिया आप ऑडिटर तो उसी पे रिलाय कर सकता है। मन से मैं थोड़ी मन से कवर कर दूंगा कि रिलीजियस हो आप। अब जितने खर्चे आपने यहाँ पे दिखाए
उसका ब्रेकअप चाहिए उनको कि इसमें से 50 लाख से ज्यादा अगर आपने साल में किसी एक आदमी को दिया है दिया या लिया? तो उसका पैन नंबर नहीं सर ये का ही है, एप्लीकेशन का ही है। उसमें रिसिप्ट में लिया यहाँ पे नहीं है। नहीं यार सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का ही देना है। तो जितना आपने दिया है उसकी डिटेल्स देना है, फिर अब आपको नीचे ब्रेकअप देना है कि आपने कितना इस साल में पे नहीं करा है। जो कैश बेसिस को कह रहे हैं, तो अगर आपने कोई प्रोविजंस कर रहे हैं दैट विल बी डिसअलाउ, यहाँ पे 3 में डिसअलाउ होंगे। उसके बाद 4 में वो पेमेंट अलाउ होंगे जो आपने प्रीवियस ईयर्स के करे हैं। अब यहाँ पर एक जरूरी बात याद रखने की है कि सिर्फ जो 21-22 में आपने डिसअलाउ किए थे वो ही अलाउ कर सकते। कई लोग 18-19 का प्रोविजन आज पे किया उसको भी अलाउ कर रहे हैं, तो वो नहीं अलाउ होगा। जो आपने लास्ट ईयर डिसअलाउ किया था वो ही आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 18-19 में तो कैश बेसिस था ही नहीं, आपने पूरा खर्चा क्लेम कर लिया, तो आप डबल नहीं क्लेम कर सकते हो एप्लीकेशन। तो आपको पिछले साल का पहले रिटर्न लेके उसमें कोई अमाउंट अगर आपने नॉट पेड में डिसअलाउ किया है तो ही तो आप इसको इस साल उसको क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं क्लेम कर सकते हैं। सर डबल तो मिलेगा नहीं ना गवर्नमेंट। डबल नहीं, मैंने 18 प्रोविजन करा, मैंने जॉब कर दिया। नहीं बात डिसअलाउ का कॉलम नहीं था ना उस जमाने में, आपने करा है, आप प्रूव कर सकते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। सर ये रिपोर्ट पिछले साल के लिए नहीं बनी है, ये तो आगे तक चलेगी। 3 साल बाद हो सकता है, 2 साल पहले का भी डिसअलाउड होगा तो आप क्लेम कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ बताना कि पहले हमने डिसअलाउ नहीं करा और आज भी पेबल है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो पेबल तो आप ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम कर चुके हो ना, वो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हो सकता है कि बाद में गवर्नमेंट जब कभी स्क्रूटनी हो तो वो कहे वो इसको आप क्रेडिट बैलेंस रिटर्न ऑफ करो, ये पेबल नहीं है, इनकम ऑफर करो, वो एक अलग मैटर है, पर उसको यहाँ क्लेम नहीं करना है। कई बार क्या हुआ, कई लोगों ने लास्ट ईयर डिसअलाउ नहीं करे पेमेंट, नॉर्मल एप्लीकेशन बनाया, तो अगर आपने लास्ट ईयर डिसअलाउ नहीं करे हैं तो उसको आप यहाँ पर क्लेम मत करिए, डबल डिडक्शन नहीं लेना है। 38 नंबर कॉलम में सर लिया और दिया दोनों 50 लाख। सर देखते हैं जो थर्ड वाला पॉइंट है जिसमें अनपेड अमाउंट लिखना है, तो ऊपर वन वाले में उसको आदर में मेंशन करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और नहीं, अदर्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपने अभी तक पे नहीं करा है, वैसे तो आप आज तक पे करा है तो आप उसमें क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहाँ से पे करा है। अदर्स तो क्या वो टोटल आ रहा है, अदर नहीं आ रहा है, उसमें अदर कोई कॉलम ही नहीं है। नहीं 31 में जो अदर आ रहा है उसमें अनपेड अमाउंट भी आएगा, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक। ये केस हो गया, ये कैश का कॉलम है, हम कैश में तो दिखा नहीं सकते, इसको इलेक्ट्रॉनिक पे ही लीजिए और कहीं आपके ऑब्जर्वेशन में लिख के रखिए कि अनपेड अमाउंट है, वी हैव क्लेम्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक। कैश में तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि कैश तो वो होता है जो एक्चुअल में पे कर दिया है, पे तो हुआ ही नहीं है, तो प्रोविजन एंट्री है, तो कैश में नहीं दिखा सकते। सर इलेक्ट्रॉनिक को तो बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि बस ये हो पर उन्होंने 190 में फिर बाद में नोटिफिकेशन में वो दिया है 6 नंबर में जो मई में आया है कि चेक वाले पेमेंट्स भी उसमें कवर्ड होंगे, और जैसे हम लोन और बोरोइंग्स में भी जेबी एंट्रीज को कवर कर रहे हैं ना, जब 269 देखते हैं तो कई जगह इंस्टीट्यूट और हमारे लिए कि अगर बुक एंट्री हो रही है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उसी तरह की जो जेबी है इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही कवर करना तो पड़ेगा। ये कॉलम प्योरली कैश और नॉन कैश के लिए बस कैश और नॉन कैश, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो ट्रस्ट होल्ड सिर्फ खर्चे दिखा रहे हैं, सोल्ड 1 करोड़ 2 करोड़ के कैश में खर्चे आ रहे हैं, वो डायरेक्ट स्क्रूटनी में असेसमेंट में उनके क्लियर हो। उनका देखना यही है कि कितना % चेक से कर रहे हो आप, कितना % कैश कर रहे हो। जो इधर उन्हें डोनेशन ले दिया, जो पॉलिटिकल और ये जो डोनेशंस की कहानियां हुई है जो एटीजी में, वो लोग एटीजी में डोनेशन लेते हैं, कैश रिटर्न करते हैं, सारा पैसा बैंक से निकालते हैं, कैश हो जाता है, सारा कैश में खर्चा दिखाते हैं। वो सारे ट्रस्ट अब इसी रिपोर्ट से पकड़ाएंगे कि आपने 1 करोड़ की इनकम में 80 लाख कैश दिखा दिया खर्चा, तो स्क्रूटनी में आ जाएगी, पहले रिजेक्ट हो गई। नहीं, इसमें 10,000 से नीचे का कैश होगा तो भी इसमें रिपोर्ट तो करना ही है। सर वो अलग से आएगा ना, 48 में डिसअलाउ करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, अगर 10,000 से ऊपर कैश है।
नहीं 10 से नीचे हो तो भी यहाँ पर रिपोर्ट करना ही है। यहाँ तो बड़ा से बड़ा से छोटे दूर यहाँ तो करना पूरा है। करना है। 1 रुपया हो तो भी करना है। जितना कैश करा आपको तो टोटल खर्चे की मिला के एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट जुड़े ऊपर ऊपर क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे वो सिर्फ पर्पस वाइज खर्चे मांग रहा है। आपको आपका टोटल एप्लीकेशन हुआ है उसका वो यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल का ब्रेकअप मांग रहा है कि रेवेन्यू कितना है और कैपिटल कितना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि ITR 7 जब बढ़ने जा रहे हैं ना तो वो पर्पस वाइज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन मांग रहा है कि रिलीजियस में कितना कैपिटल हुआ, स्कूल में कितना हुआ। अब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको सारी बिल्डिंग में टोटल बिल्डिंग जोड़ देते हो। अब आपको वो बिल्डिंग में निकालनी है कि मंदिर की बिल्डिंग में कितना खर्चा हुआ, सोशल में कितना हुआ, एजुकेशनल में कितना है। तो वो बाइफर्केशन यहाँ नहीं है पर वो बाइफर्केशन ITR 7 में देना पड़ेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वेंडर को अगर 50 लाख से ऊपर पेमेंट किया तो वो भी यहाँ पे सभी दिखाना है। और सर रिपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन अगर किसी बैंक से को 2 लाख प्लस है सर सिक्योर्ड लोन 269 में कहाँ कवर्ड है? वो तो टैक्स ऑडिट से का क्लॉज है उसमें कवर्ड नहीं है। जो भी है एक्सपेंडिचर ना 50 लाख ऊपर हाँ, कैपिटल एप्लीकेशन में जितना आप अमाउंट क्लेम कर रहे हो उसमें आपको 50 लाख देना है। अब अगर आपने कोई 21-22 का कॉर्पस लिया उसको वापस डिपॉजिट किया तो उसकी यहाँ पे छूट मिलेगी। कोई लोन और वार्निंग्स आपने लिए वो आप रीपे कर रहे हो तो उसकी यहाँ पे छूट मिलेगी। आपको वो शेड्यूल भरना पड़ेगा, अपन शेड्यूल पे जाएंगे। तो ये आपका टोटल एप्लीकेशन हो गया। अब इसमें से जैसे सर बोल रहे थे कि जो आपने कैश पेमेंट किया या TDS भी काटा है वो यहाँ पे डिडक्ट होंगे, वो लेस हो जाएंगे, वो आपके एप्लीकेशन में अलाउ नहीं होंगे। फिर आपने अगर कोई इंटर चैरिटी कोई दूसरे ट्रस्टों को डोनेशन दिया है टुवर्ड्स कॉर्पस या ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है तो वो अमाउंट भी यहाँ पे डिसअलाउ करना पड़ेगा कई। और अगर आपने कोई डोनेशन अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को दे दिया तो दैट विल आल्सो बी डिसअलाउड, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम में नहीं काउंट होगा। फिर अगर आपने कोई आउटसाइड इंडिया कोई खर्चा कर दिया जिसके लिए आपके पास CBDT का अप्रूवल नहीं है, that amount will also be disallowed in this clause. तो सर ये एक्ट में तो कहीं ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया हुआ तो डिसअलाउ होगा या सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डिसअलाउ होगा। सर एक्ट में दिया हुआ सिमिलर ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है सर। सिमिलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अनरजिस्टर्ड जो है सर इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप कोई ट्रस्ट को दे रहे हैं। देखिए आप अकाउंट्स में अगर कोई रिलीफ टू द पुअर की कैटेगरी में कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस। रिलीफ टू पुअर के अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए रिलीफ टू पुअर के लिए अपना काम कर रहे हैं। सर वो काम करेंगे वो कंट्रोल नहीं है ना किसी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे से कंट्रोल ट्रस्ट होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सकें। आपको उन्होंने ट्रेल दिया मतलब उन्होंने आपके ऑब्जेक्ट्स वेरीफाई करे, उनको मालूम है कि आप चैरिटी कर रहे हैं। अब आप अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को दे रहे हैं तो आपके पास क्या गारंटी है कि वो गरीबों की मदद करेगा? ऐसा 11 को तो कोई ऐसा है नहीं कि एप्लीकेशन में एप्लीकेशन की चैरिटेबल नहीं लिखता। सर ये कॉर्पस सेम ऑब्जेक्ट और ये दोनों दिया है। अभी यही सिमिलर इश्यूज कई जगह आ रहे हैं। कई बोलते हैं कि जो 1023C III में कवर्ड है ट्रस्ट जो 5 करोड़ से कम है तो वो कहते हैं कि हम उनको डोनेशन दे देंगे तो हमें अलग होना चाहिए। तो मेरा वहां पर भी यही ओपिनियन है कि गवर्नमेंट का क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि वो डोनेशन उसी को अलाउ करेंगे जो उनके कंट्रोल में है, जिनको उन्होंने वेरीफाई किया है। सेक्शन में तो होगी ना इसको सर एप्लीकेशन ऑफ इनकम में एप्लीकेशन में हर चीज तो सेक्शन में नहीं कर सकते ना। इट इज द इंटरप्रिटेशन। उनका कहना है कि आप अगर कोई ऐसी मदद कर रहे हो जो रिलीफ ऑफ पुअर में कवर्ड होती है, इट इज अलाउड, आपके ऑब्जेक्ट में अलाउड है। पर आप अगर ऐसे कोई ट्रस्ट को दे देते हैं जो अनरजिस्टर्ड है तो वो ट्रस्ट को हम अलाउ नहीं करेंगे। मतलब या आप सिमिलरली कह दीजिए एक केस था 2017-18 में स्क्रूटनी में आया था जब पर्सनल हियरिंग होती थी। एक ट्रस्ट ने एक आदमी को 5 लाख का डोनेशन दिया, एप्लीकेशन दी कि हम चैरिटी कर रहे हैं, घर बनाने के लिए दे रहे हैं। ITO ने बोला कि साहब इसके आप एप्लीकेशन है, आपने आइडेंटिटी लिख रखी, एप्लीकेशन लिखी हुई सब। ITO ने कहा कि साहब आप इसका मुझे घर
घर के फोटो लाके दीजिए जो उसने बनाए। जब वो ट्रस्ट ने घर के फोटो लाके दिए तो घर 2-4 करोड़ का घर दिखता था, इतना बड़ा घर बना हुआ था। बोले साहब हमने इसको 5 लाख की मदद। आईटीआई में दिस कैन नॉट बी अलाउड एज रिलेट टू द पुअर, इट हैज टू बी डिनाइड। अब उस समय उसने तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम किया, ट्रस्ट ने डाला हमारे पास एप्लीकेशन है, ऑडिटर ने कहा डोनेशन टू रिलीफ ऑफ पुअर में दिया, बट वो मनी का एप्लीकेशन तो रिलीफ ऑफ द पुअर में होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्ट में है नहीं कि रिलीफ ऑफ द पुअर डिसअलाउ होगा। पर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट पे गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट पे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं? दैट मनी हैज टू बी डिसअलाउड इन दिस। तो उसको डोनेशन दिखाने के बजाय सर हम एप्लीकेशन बताएं, एप्लीकेशन को जस्टिफाई हो सके सर, डॉक्यूमेंटेशन भी हो। आप रिलीफ ऑफ पुअर में जस्टिफाई करें उसको, आप उसको डोनेशन मत करिए। डोनेशन हेड में आप अगर डालेंगे तो वो इंटर कंट्रीब्यूशन डोनेशन में हो। आप डोनेशन वर्ड जो है कहीं 11 में आई नहीं, डोनेशन वर्ड ही नहीं है। सर एप्लीकेशन के उन्होंने एक्ट दे रखे हैं, तो आप किसी को भी डोनेशन या आप उसको मदद रिलीफ टू द पुअर में आपको कवर करना पड़ेगा अकाउंट्स में, तो वो अलग होगा। अगर आप डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो उसका आपको पूरा बाइफर्केशन या देना पड़ेगा कि आपको रजिस्टर्ड है, सेम ऑब्जेक्ट है, कॉर्पस है, वो पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ कवर करना पड़ेगा। हुआ है वो डिसअलाउ हो जाएगा ना सर, डोनेशन नहीं लिखना पड़ेगा सर। 100 बात की एक बार आप उसको डोनेशन मत लिखो, आप रिलीफ टू पुअर लिख दो। सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट या उसको किया है तो वो रिलीफ टू द पुअर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ट्रस्ट को दिया है, वो आपको डिसअलाउ करना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल पर्सन वगैरह को आप दे रहे हो, मदद कर रहे हो, तो वो आप हेल्प फॉर पुअर, हेल्प फॉर एजुकेशन, हेल्प फॉर मैरिज, इसमें अलग अलग करो बाइफर्केट, उसको डोनेशन न लिखे। पर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट विल नॉट बी अलाउड, वो होएगा ही नहीं अलाउड। सर इसमें लिखा है ना, डोनेशन टू एनी पर्सन अदर देन रिफर अंडर सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6 ऑफ 1023 और 11, मतलब इन ट्रस्टों के अलावा कोई और ट्रस्ट को दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अप्लाइड फॉर एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, जो मैंने कहा था कि अगर आपने वहाँ एप्लीकेशन ऑफ इनकम में दूसरे हेड डाले, ऑब्जेक्ट अलग है, तो वो खर्चा यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट। अब आपका ये टोटल अलाउएबल एप्लीकेशन आया। अब इसमें से मान लीजिए आप अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम करते हैं, फॉर्म 9A भरते हैं, तो वो 9A आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना है कि कितना अमाउंट आप 9A में डाल रहे हैं। ITR 7 में उन्होंने अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने फॉर्म 9A और फॉर्म 10 की डेट अप टू द रिटर्न कर दी थी, पर इस कॉलम में हमें 9A की डेट डालनी है। तो मतलब प्रैक्टिकली अगर आप ये रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो आपको इसके पहले फॉर्म 10 या फॉर्म 9A फाइल करना है, क्योंकि उसकी डेट आपको यहाँ पे शेड्यूल में मेंशन करनी है। इसी प्रकार अगर आप कोई सेक्शन 11(2) ये जो 1023 से में जितने भी सेक्शन है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। पुराने एक्ट में जो सेक्शन है वो जनरली याद रहते हैं, तो 11(2) में जितना है वो आपको 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करना है, उसके लिए भी आपको शेड्यूल करना है। उसके बाद अगर कोई आपकी इनकम 15% से कम बच रही है, दैट विल बी अलाउड हियर, ये आपकी फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम आएगी, जो आपकी 115, अगर आपकी कोई इनकम आती है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर 115 BPI। अब ये जो आपका कंप्यूटेशन बना है वो ऐसा का ऐसा ITR 7 में जाएगा। अब इसमें कोई गलती है तो वो रिवाइज होने के बाद ही वो उधर वेरीफाई होगा, क्योंकि अगर आप ITR 7 में कोई चीज अलग पढ़ते हैं तो वो मिसमैच ऑफ 10B और ITR 7 दिखेगा। अब ये लोन और बोरोइंग, ये जब लास्ट ईयर शेड्यूल आया था तो हम लोग बहुत खुश हुए। कई लोगों ने पुराने जितने लोन थे, जो रीपेमेंट क्लेम की, ये सब निकाले, इसमें फिगर दिया कि ये आगे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अमेंड कर दिया कि हमने जब से शेड्यूल लाया जब से ही हम तो छूट देंगे। अब आप देखिए आज तक इतने दिन हो गए हैं, कोई इसके अगेंस्ट कोई एजुकेशन नहीं हुआ, कोई बड़े ट्रस्ट कोई कोर्ट में नहीं गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। आपने अगर बड़ा ट्रस्ट है 50 करोड़
का लोन ले चुके हैं ऑलरेडी, लोन आपने 18-19 में लिया है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि उसका रीपेमेंट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब आप जो रीपे करेंगे तो वो 85% में ही काउंट नहीं होगा, तो हाउ कैन यू एक्यूमुलेट? आपके पास पैसे ही नहीं है ना। अब आप गवर्नमेंट कहेगी 11/2 में एक्यूमुलेट करो तो आपके पास बैलेंस नहीं है। अब आप अगर खर्चा नहीं दिखाते तो वो 30% टैक्स चार्ज करेगा। तो जिन ट्रस्टों ने लोन लेके बिल्डिंग बनाएंगे उनके लिए बहुत डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि आपने वो एप्लीकेशन भी क्लेम नहीं करा और अब आपको गवर्नमेंट रीपेमेंट भी अलाउ नहीं कर रही है। तो देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट मेमोरेंडम गिवन टू द गवर्नमेंट कि जिन जिनाइड ट्रस्टों ने जो एप्लीकेशन क्लेम नहीं करा है उन्हें ये छूट देनी चाहिए। भगवान भाई नॉर्मली ये कहते हैं कि यार किसी मैथमेटिशियन से पूछो एक और एक तो बोलता है 2, एमबीए से पूछे 11, अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछे तो हम कैसे सॉल्यूशन निकालें? तो ये जो 18-21 के पहले के लोन हैं ले लिए, ये तो ले लिए, और अब एप्लीकेशन अगर नहीं मिलेगा तो एप्लीकेशन फिर भी कैसे क्लेम किया जाए, ये आपको सर इसमें एक तरीका है कि मान लीजिए आपने 19-20 में पर वो बैलेंस शीट आपको उस हिसाब से ब्रेकअप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 19-20 में 10 करोड़ का लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपने 10 करोड़ की बिल्डिंग बना दी। जब आपने रिटर्न फाइल किया तो आपने ना वो 10 करोड़ की इनकम बताई ना वो 10 करोड़ की बिल्डिंग एप्लीकेशन ऑफ इनकम दी। अब आपने 20-21 में मान लीजिए 50 लाख का लोन का रीपेमेंट क्लेम करके एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और 21-22 में भी आप 50 लाख का लोन का रीपेमेंट 1 करोड़ का क्लेम कर चुके हो, तो आप 10 करोड़ में से टोटल 1.5 करोड़ का रीपेमेंट क्लेम कर चुके हो। अब आपकी जो बिल्डिंग बची वो 8.5 करोड़ की अनक्लेम्ड है। तो मेरे हिसाब से आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो 8.5 करोड़ की बैलेंस शीट की बिल्डिंग को अलग से दिखाइए और इस साल से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू कर दीजिए। That depreciation will be allowed as application of income, क्योंकि आपने वो नॉन रिकरिंग को क्लेम नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि either you can claim non recurring or you can claim depreciation। तो जो 10 करोड़ की बिल्डिंग थी उसका हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम नहीं कर चुके, हमने नहीं करा है, तो आप जितना आपने रीपेमेंट क्लेम कर लिया उतने से वो बिल्डिंग की कॉस्ट अलग दिखाए, बाकी की बैलेंस बिल्डिंग पे करें, उस पे आप बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाए, दैट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो थोड़ा बहुत आपको उससे रिलीफ मिल जाएगी कि मान लीजिए 8.5 करोड़ की बिल्डिंग है तो आपको 10% से 85 लाख का एप्लीकेशन मिलेगा, भले पूरा ना मिले रीपेमेंट, बट देयर इज अ वे कि आप इतना क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो एप्लीकेशन दिखाई है फिर वो इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक, ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखे? सर वो तो इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा क्योंकि आपने अगर असेट्स चेक से खरीदी है तो वो जो रूल एप्लीकेबल है कि भाई असेट्स अगर चेक से खरीदिए तो डेप्रिसिएशन, उन्होंने कहा है कि असेट्स कैश में खरीदिए तो डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ होना चाहिए, तो दैट विल बी एप्लीकेबल। वो असेट्स आपको देखनी पड़ेगी कि वो आपने चेक से लिए या कैश में परचेज किया। मान लो आपने एप्लीकेशन मान भी लिया प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन मान भी लिया, लेकिन वहाँ तो लासेस थे वहाँ, मान लो एप्लीकेशन मान लिया अपन ने तो देयर इज लासेस, सर वो तो नेगेटिव तो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है ना, वो नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव तो फिर आपको नीचे बाइफरकेट करना था ना कि आपने लोन एंड बोरोइंग से यूटिलाइज किया, वहाँ पे कॉलम आता है प्रोसेस को आपने काय से यूटिलाइज किया। अगर आपने वहाँ पे दिखाया कि ये एक्स्ट्रा खर्चा आपने लोन एंड बोरोइंग से यूटिलाइज किया, देन यू कैन क्लेम। आप रिवाइज कंप्यूटेशन बनाएंगे उस साल में, आप बोलिए कि नॉन रिकरिंग हमने क्लेम ही नहीं करा क्योंकि इनकम इतनी थी और इतना ही क्लेम किया, फिर आप वो नॉन रिकरिंग को बैलेंस शीट में भी ब्रेकअप करें, उसमें अलग से एडिट करें फिक्स असेट्स ऑन विच एप्लीकेशन नॉट क्लेम, और उसका डेप्रिसिएशन अलग दिखाए, जिसका एप्लीकेशन क्लेम कर चुका है उसका अलग दिखाए। तो हमें कभी ऐसा भी 10 करोड़ लोन लिया था, निश्चित 10 करोड़ तो भी लिया, सर क्या होगा? सर वो तो उनका कहना है कि कैलकुलेशन ही गलत है, रीपेमेंट वो देंगे ही नहीं मतलब ऐसा भी हुआ पहले कि हमने लोन पहले कई ये भी पहले पुराने टाइम में जब ये रीपेमेंट और इसका कंसेप्ट 16-17 से आया, उसके पहले लोग वो इनकम दिखाते थे और पूरा एप्लीकेशन दिखाते थे, पर वो फिर उस जमाने उस साल में ही खत्म हो जाता था ना, फिर
कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम में। अब आप आए थे इनकम तो आती नहीं थी, इनकम कैसे दिखाएंगे उसको लोन को? वो तो सर अगर एप्लीकेशन की क्लेम किया तो ही रिपेमेंट मिलेगा, अदरवाइज तो वो टैक्स वो ट्रस्टर को बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 11/5 में पैसा भी नहीं है आपके पास। तो लोन को अपनी इनकम दिखाने से दिखाने तो गलत ही है, फायदा क्या उसका? भगवान जी अगर लोन से अगर निकल लिया है जो अभी आप बता रहे हो तो उसका फर्स्ट ईयर जैसे अभी डिसाइड कर लिया है तो उसका लाइफ पीरियड फिर अभी से करंट से स्टार्ट होगा। इसी साल लोन लिया है तो आप इस कॉलम में भर के दिखाइए। नहीं इस साल में अगर लोन पहले लिया है 21 से पहले उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो तो रिपेमेंट आपको ट्रस्ट फंड से करना पड़ेगा, ओल्ड फंड से रिपेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ इनकम विल नॉट बी अलाउड। डेप्रिसिएशन तो है। अगर आपने उस व्हीकल को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं क्लेम किया है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप व्हीकल की कीमत पूरी क्लेम कर चुके हैं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर के पहले हमने व्हीकल की वैल्यू तो क्लेम करी नहीं थी, लास्ट ईयर के पहले तक हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे, लास्ट ईयर रिपेमेंट ऑफ लोन क्लेम कर लिया जो इंस्टॉलमेंट पे करें। दोनों तो नहीं मिल पाएंगे, डेप्रिसिएशन कर लिया तो रिपेमेंट से कैसे मिलेगा? दोनों चीज नहीं मिलते। अब इसी में कोई आपको लोन ओपनिंग बैलेंस लेना है तो आप ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना जो आपने लास्ट ईयर जो 21-22 का दिखाया है रिटर्न में उसी से रिकंसाइल होगा। कई लोग रिटर्न में भरना भी भूल गए तो भी वो ये मिसमैच हो जाएगा कि रिटर्न में आपने लोन दिखाया नहीं है तो आप अब कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो वो भी एक इशू है कि आपने जब लास्ट ईयर शेड्यूल नहीं भरा तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। फिर आप इस साल का दिखाइए, उसको अप्लाई होना चाहिए। अब कई लोगों ने ये कंसेप्ट बना दिया कि मैं नया लोन ले लेता हूँ उससे पुराना चुका देता हूँ तो नए लोन का रिपेमेंट मिल जाएगा। सबसे पहली कंडीशन है कि नया लोन अप्लाइड होना चाहिए ना, रिपेमेंट इज नॉट एप्लीकेशन। तो अप्लाइड ही नहीं होगा तो उसको कैसे रिपेमेंट एप्लीकेशन ले पाए? अब सर ये 4480 वाले क्लॉजेज हैं, इसको मेरे को लगता है डिस्कस करने का इतना कोई इशू नहीं है कि आपने टीडीएस भी काटा तो रिपोर्ट करो, आप टीडीएस ड्यू डेट पे नहीं भरा है तो वो रिपोर्ट करना है। फिर आपने वो कितना 40A में डिसअलाउ होगा, 40A में अलाउ होगा, ये हम कई सालों से कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब ये जो क्लॉज है डीम्ड इनकम वाले, अब ये दो क्लॉजेस जरूरी है बहुत, इसको बहुत ध्यान से भरना है। अब किस साल में आपने डीम्ड इनकम क्लेम करी थी, मतलब लास्ट ईयर मान लो आपने करा है तो वो डेट मांग रहा है। कई लोगों ने डीम कर लिया, 9A नहीं भरा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ 9A, यहाँ पे आपको डेट भरनी है, आपने कब डीम करा, रीजन फॉर डीमिंग, आपने क्यों डीम करा था, फिर उसमें से आपने कितना इस साल खर्चा दिखाया। अगर खर्चा नहीं दिखाया है तो वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके लिए ये टैक्सेबल का कॉलम है 11(1)B में आपको भरना है कि इस साल में हमने डीम बताया था, खर्चा नहीं हुआ तो इस साल में इस पे टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 11 में एप्लीकेशन की एक्यूमुलेशन किया है 5 साल के लिए, उसकी भी आपको ईयर, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 10, फिर क्या पर्पस था, अप्लाइड हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं किया है तो फिर वो उसमें से अब इसमें एक कॉलम वो जरूरी है कि जो आप ये बैलेंस बताते हैं उसको आपको 13 नंबर में भी उतना बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो वो मिसमैच हो जाएगा। अगर आपने 12 में बताया कि हमारा 2 करोड़ एक्यूमुलेशन है तो आपके पास 11(5) में 13 नंबर कॉलम में 2 करोड़ का एक्यूमुलेशन होना चाहिए। अगर आपका बैंक बैलेंस 2 करोड़ से कम है तो वो मिसमैच हो जाएगा, वो एक्यूमुलेशन इनकम मानी जाएगी। फिर 11(3) में अगर जो 11(2) के एक्यूमुलेशन है वो आपके अलाउड नहीं हुए तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर 11(3). अब ये 115 मिलियन है जो अपन ने बात करी 11(1)B, मतलब वो 9A का जो एक्यूमुलेशन किया था वो अगर आप नेक्स्ट ईयर नहीं खर्चा कर पाए तो वो फिगर आपको देना है। फिर अगर आपने कोई 11(3) अगर 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किया है वो अगर 5 साल में खर्चा नहीं हुआ है वो फिगर यहाँ आएगा। अगर आपने अदर देन चैरिटेबल में कोई खर्चा किया है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट के अलावा तो वो यहाँ पे जुड़ेगा, और अगर कोई आपने 11(5) के अलावा एक्यूमुलेशन किया है तो वो पैसा यहाँ जुड़ेगा। इसके हिसाब से 30% टैक्स लगेगा। सिमिलरली अगर आपका कोई
एनानॉमस डोनेशन है या कोई ऑडिट जिसको दिया है, तो वो सारे क्लॉजेस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, 30% चार्ज टैक्स होगा। अगर आपने कोई एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया खर्च किया है और आपको सीबीडीटी की परमिशन नहीं है तो दैट आल्सो अमाउंट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। और कोई एनानॉमस डोनेशन में जो 30 पर आता है, वो आपने अगर उधर 27 उधर भरा होगा तो वो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब वो इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया में भी उन्होंने कोई छूट दी है कि कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है या कुछ इस टाइप से है तो उसमें वो छूट है, तो दैट इज कवर्ड इन जनरल क्लॉज। अब ये अदर इनकम में अगर आपके पास कोई 12 की इनकम है, मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड पर्सन्स पे खर्चा किया, दैट इज नॉट रीजनेबल, दैट विल बी कवर्ड अंडर 22। यहाँ पर वो पैसा आपको देना है। अगर आपका कोई कॉर्पस की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर। और अगर कोई आपकी बिजनेस इनकम है 11.4 में, दैट विल आल्सो बी कवर्ड अंडर अदर इनकम। अब अगर आपने कोई कैपिटल असेट्स बेची है तो वो 11.1 में कवर्ड है। अगर आपने वो यूटिलाइज कर लिए कोई नए असेट्स करने में तो वो दैट विल बी टोटली एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन ऑफ इनकम विल बी। अब इसमें कोई एक पुराने सीबीडीटी के सर्कुलर भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एफडीआर बनाते हैं तो भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, पर ये ऑडिटर के व्यू पे है कि वो उसको मान के या दिखा सकते हैं। इवन आप अगर बॉन्ड में ले लेते हैं, कैपिटल गेन बॉन्ड में रखते हैं पैसा, तो दैट उसकी भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम में छूट मिलना चाहिए। अब जो हम 11.2 में बताते हैं कि हमने मान लीजिए 1 करोड़ का एक्यूमुलेशन किया था 5 साल पहले, उसमें से मान लीजिए हम कोई बताते हैं कि इस साल हमने 90 लाख का खर्चा किया है, तो उस खर्चे का भी वो ब्रेकअप मांग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक कितना हुआ है, क्योंकि वो आपके करंट ईयर के एप्लीकेशन में नहीं आया है, वो अलग अमाउंट है जो आपने 11.2 से खर्चा किया, तो उसका भी ब्रेकअप आपको देना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक या अदर देन इलेक्ट्रॉनिक हुआ है। और यहाँ पे भी वो इनकम के ब्रेकअप आएंगे कि आपका खर्चा बोरोड से कितना हुआ है, कॉर्पस से या पुराने पैसे में से कितना हुआ। ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई 11.2 में से खर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूर दिखाइए। 37B में आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा मैंने वो 11.2 में से खर्चा किया। अगर आप यहाँ नहीं दिखाएंगे तो वो उसकी छूट नहीं देगा। फिर जो आप ये बता रहे हैं कि 11.2 में से 90 लाख हुआ है, तो इसमें से भी अगर कोई 50 लाख से ज्यादा करा है तो वो भी आपको यहाँ रिपोर्ट करना है कि 50 लाख से ज्यादा इस आदमी को दिया है, सिंगल पेमेंट है या पूरे साल में, तो दैट आल्सो हैज टू बी रिपोर्टेड। फिर वही टीडीएस डिडक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक मोड, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, एवरीथिंग हैज टू बी। सर ये 50 लाख वाला था 38, हाँ 50 लाख लिया दिया दोनों है 38 वाला। सर रिजल्ट एप्लीकेशन की है, सिर्फ पेमेंट है, इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन तो 50,000 ले लिया सर, 50,000 से ऊपर वाला को लिया। सर वो तो आपको वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन और उसमें ब्रेकअप देना है जो अगर आपने लिया है। अब अगर आप कोई 12A का जो आपकी कंडीशन है उसका वायलेशन करते हैं तो आपको ये क्लॉज एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने 215 के अंदर 20% से ज्यादा खर्चा कर दिया बिजनेस एक्टिविटी पे, आप जीपी पे जनरल पब्लिक यूटिलिटी में काम कर रहे हैं और आपका 20% से ज्यादा बिजनेस है, या आप कोई पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए काम कर रहे हो तो आपको 12A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको पास एक अल्टरनेट प्रोविजन दिया है कि आप 1310 में क्लेम कर सकते हो। तो इसमें आपकी टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम में से आपके टोटल खर्चे मिलेंगे, उसके बाद जो नेट इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस खर्चे में दो चीजें, एक तो आपको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर पूरा नहीं मिलेगा, ओनली डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी सिर्फ इस साल के एसेट्स पे। अगर मान लो आपने पिछले सालों के एसेट्स एप्लीकेशन क्लेम कर ली है तो इस साल जितना एडिशन हुआ है उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो मिलेगा। अगर आप किसी और ट्रस्ट को डोनेशन या कंट्रीब्यूशन देते हो वो खर्चे में अलाउड नहीं होगा। सिमिलरली टीडीएस और कैश पेमेंट के जो डिफॉल्ट है वो भी यहाँ पे डिसअलाउ है। 15% का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 11(2) का कोई बेनिफिट
बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल, जो आपके सब वही दिया हुआ है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट में से खर्चा किया, कॉर्पस से किया, वो खर्चे आपको क्लेम नहीं मिलेंगे, आपकी नेट इनकम पे गवर्नमेंट की चार्ज टैक्स। 1310 जो है सर, ये नया प्रोविजन ये दो धारी तलवार हो गया एक तरीके से। इससे हमको पहले तो क्या होता था कि वो अगर एक दिन भी डिले हमने रिपोर्ट फाइल करी तो पूरे पे 30% रिसिप्ट पे लगा देता था, खर्चे की छूट नहीं मिलती थी। अब खर्चे की छूट नहीं मिलेगी पर डिले हुआ तो एग्जेम्पशन हमारा जाएगा, इसका मतलब ये है। सर पहले क्या हो रहा था कि अभी कहीं भी जो डिले हो गई थी तो बहुत सारे केसेस में तो ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने फेवर में दे दिया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से इससे कोई चेरिटी इफेक्ट नहीं करती, आप छोड़ दो। कमिश्नर को कंडोनेशन के पावर थे कि भाई कंट्रोल कर दो, बेनिफिट दे दो। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपने नहीं दिया, ठीक है इस साल मत तो हमको 12 तो रिजेक्ट कर दी है, आपने 10 भी नहीं भरी, आप इस साल 13-10 में क्लेम कर लो, अगले साल फिर बढ़ देना, फिर 12 में चले जाना। तो जो ट्रिब्यूनल और इसके जो जजमेंट्स थे वो मेरे को लगता है कि आगे से एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि देयर इज एन अल्टरनेट मैकेनिज्म। आप ये प्ली नहीं ले सकते हो कि साहब हमको तो बेनिफिट दो, अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजन हो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट इंपाउंड हो गए हो या ट्रस्टी आप कंडीशंस नहीं थी कि आप 10 भी भर सकते। अब मुझे ये क्लॉज यहाँ पे इसलिए प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि मान लीजिए 10 भी लेट ही भरी तो वो फिर 10 भी भरेगा क्या है तो वापस ये क्लॉज भरेगा तो वो तो डायरेक्ट रिटर्न भर देगा, वहीं पे 13-10 क्लेम करके डिटेल्स दे देगा। पर मान लीजिए अगर 12 और कोई कारण से उसका रिजेक्ट हो रहा है तो वो अगर 10 भी भरता है तो फिर उसको यहाँ पे ये बेनिफिट ये ब्रेक करना पड़ेगा। एक इसमें मेरे को और लग रहा है कि अगर आप मान लीजिए खुद 13-10 सिलेक्ट नहीं करते रिटर्न करते वक्त तो क्या गवर्नमेंट वॉलेंटरी उसको देगी, क्योंकि सीपीसी तो आपके टिक पे जाएगा ना। अगर आपने 13-10 को टिक नहीं करा तो वो तो फिर ग्रॉस इनकम पे लगा देगा 30%, क्योंकि आपको अल्टरनेट मैकेनिज्म खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने अगर सिलेक्ट नहीं करा तो सीपीसी तो टोटल इनकम पे 30 लगा के भेज देगा। अपन 13 पे टिक तो वही सुधार लेंगे। आप 13-10 उठाओगे तो फिर वो छूट थोड़ी देगा, फिर वो तो समझ गया कि आप क्लेम खुद ही नहीं कर, फिर वो आपको बैलेंस पे वो तो 15 लग ही जाएगा टैक्स। जिसको भी जो टैक्स के लिए बिल भर रहे हैं उनको ये सिलेक्ट नहीं करना है ना, रिटर्न में सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कर दिया तो उसी में चले जाएगा। ये 13-10 का ही कैलकुलेशन है जो मैंने बोला वही सब उसमें है। अब ये क्लॉज 40 में अगर आप एटीजी में रजिस्टर्ड हो तो वो पूछ रहा है कि कितना रिलीजियस खर्चा आपने किया है, फिर वो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि कितना परसेंट है, मतलब आपकी टोटल रिसीट का कितना परसेंट है, वो भी आप निकाल के दे दो, ताकि आपने 5 से ज्यादा लिखा तो वो एटीजी आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो इट विल नॉट इफेक्ट 12 पर एटीजी। अब आजकल क्या हो गया कि सीएसआर को भी एटीजी से लिंक कर दिया, तो ट्रस्ट वो भी डरता है कि एटीजी रिजेक्ट होगा तो सीएसआर का बेनिफिट भी जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी अगर आप फिगर भरते हैं तो इश्यूज आएंगे। अब तो एटीजी दे ही नहीं रहा सर, नए वाले तो जिसमें रिलीजियस का कुछ भी है वो नहीं दे रहे, जबकि गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई थी कि 5% दे सकते हैं। अब उनका आर्ग्यूमेंट है कि ऑब्जेक्ट में लिखा है तो हम कैसे मान लें कि आप 5 ही करोगे, ज्यादा करोगे। हमने कहा इसमें रिजेक्ट कर देना, मैंने बात की पर वो बोलते हम तो नहीं देंगे, आप ऊपर से भोपाल वाले नहीं दे रहे, बाकी दूसरे स्टेट दे रहे, भोपाल में नहीं दे रहे, बाकी दूसरे स्टेट्स दे रहे। अपना यूनिवर्सिटी भोपाल में अब ये स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट है, इसमें सारी डिटेल्स देना है, ऑथर, फाउंडर, उसके रिलेटिव, उसकी फर्म्स, 50,000 से ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूशन दिया। अभी 2-3 दिन पहले सीबीडीटी ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि 50,000 से ज्यादा डोनेशन वाले आप सिर्फ करंट ईयर के दे सकते हो, पुराने देने की जरूरत नहीं है। और फर्म्स के रिलेटिव और उनकी जो फर्म्स है ट्रस्टी की वो भी ऑप्शनल है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मत दीजिए, उन्होंने लिखा है कि आप इफ अवेलेबल, अगर है तो दो, नहीं है तो आप नहीं दे सकते। इसमें भी पूरा गवर्निंग बोर्ड है, पूरी आए नहीं इसमें जिसको पेमेंट इसमें जनरल बॉडी भी आए नहीं, बस इसके अंदर लिखा है लास्ट पर अमाउंट की अमाउंट लिखना है नहीं, जैसे कोई ट्रस्टी प्रेसिडेंट है उसका कोई ट्रांजिशन नहीं है सर, वो तो स्पेसिफाइड में अलग में आएगा ना, तो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर उसमें आएगा, वो नहीं आएगा, वो नीचे वाले में आएगा, वो इसमें आएगा। सर इसमें ऑथर या फाउंडर वाली जो डिटेल है
ये अलाइव हो कोई देना ही सर है। ये चौथे में आता है ना, एनी ट्रस्टी और द ट्रस्ट और मैनेजर व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अगर ऑथर अलाइव नहीं है तो वो मत सिलेक्ट करें, बट ट्रस्टी तो आज है तो वो ट्रस्टी वाला फोर्थ में कवर्ड हो जाएगा। उसको वहाँ नहीं बनना है, इससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, समझो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। नहीं नहीं, ये आपको सिलेक्ट करना है ना कि आप कौन सिलेक्ट करते हो। अगर आपने डोनेशन के कारण सिलेक्ट कर रहे हो तो सेकंड सिलेक्ट करना है, अगर आप गवर्निंग बॉडी के कारण सिलेक्ट कर रहे हो तो फोर्थ सिलेक्ट करना है। इसलिए और निकाली 2 नंबर कराना हाँ, है। बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, आपको सब में 2 नहीं सिलेक्ट करना है। अब इसमें मैनेजर कौन कौन माने जाएंगे? सर जनरल तो जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स है या मैनेजर को माने, अगर आपने कोई मैनेजर स्पेसिफिक करा हुआ है बाकी सीईओ एम्प्लॉय किया हुआ है, वो इज नॉट अ गवर्निंग बॉडी मेंबर, पर वो कवर्ड होगा सर। और उसके अंदर में 4 मैनेजर और काम कर रहे नहीं वो नहीं होगा, सीईओ तो स्पेसिफिक, अगर मेरा ये ओपिनियन है कि जो डिसीजंस को कवर करता है ट्रस्ट के दैट विल बी कवर्ड, मतलब की मैनेजर पर्सन जो हाँ सीईओ को, आपने सीईओ को पावर्स दे रखे हैं, वो करता है सब चीजें तो कवर्ड हो गई। और इनको ट्रेवल रिइंबर्समेंट देते वो भी आएगा, इसमें खाली सैलरी है और ऑनरेट नहीं आएगा। सर एनी अदर अलाउंस, एनी अदर पेमेंट सब कवर्ड होगा। ट्रेवल रिइंबर्समेंट अगर रिएम्बर्समेंट है तो नहीं होगा कवर, मतलब वो बिल्स दे रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी पे जा रहा है तो आप ट्रैवलिंग में डाल रहे हो तो वो नहीं कवर होगा। अगर आप उसके अलाउंस में डाल रहे हो सैलरी में तो कवर हो जाएगा। एनी काइंड ऑफ रिइंबर्समेंट विल नॉट। अगर वो एक्चुअल रिएम्बर्समेंट है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, ड्यूटी कर रहा है और रिएम्बर्समेंट है तो नहीं अलाउड होगा। कई बार के लिए क्लैरिफिकेशन किया कि कई बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, ट्रस्टी ने कर दिया उसके, पर वो पेमेंट इज ऑन द ऑब्जेक्ट और इट इज प्रूफ कि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो वो पेमेंट ही कवर्ड मान है। लीजिए मेडिक्लेम का पेमेंट हो रहा है उसका या मेडिकल रिइंबर्समेंट हो रहा है रिलेटेड पार्टी में कवर्ड होगा। अब उसमें ये आर्गुमेंट है कि मेडिक्लेम हुआ लाइफ, कई बार इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, पर अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी रिनाउंस कर दी है सोसाइटी के नाम पे कि उनकी फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट विल ओनली बी कवर्ड टू द सोसाइटी, तो फिर उस केसेस में वो बेनिफिट नहीं माना जाता। नहीं, पर इंश्योरेंस ये पेमेंट कभी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए या ये गवर्निंग बोर्ड के किसी मेंबर के लिए या मैनेजर के लिए, तो मान लीजिए वो बीमार नहीं भी और वो पॉलिसी तो पे कर ही रहे हैं तो वो तो बेनिफिट में गिना जाएगा। पर वो रीजनेबल है तो सर आप छोड़ सकते हैं ना कि भाई मेडिक्लेम कितना है, दैट ट्रस्टी इज इम्पोर्टेंट टू द ट्रस्ट। वो सर्विसेज दे रहा है, वो बीमार पड़ जाए, ट्रस्ट नहीं चाहता है कि वो बीमार पड़ जाए या उसका खर्चा हो, इसलिए मेडिक्लेम ले रहे हो। रीजनेबल है तो आप कवर कर सकते हो उसको, रीजनेबल पेमेंट। ऑडिटर का डिस्कशन रहेगा, मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना, इतना अमाउंट दिया सर इसमें नो यस है, वो मैं आ रहा हूँ उसमें वो क्लॉज जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। अगर आप यस अफर्मेटिव में करते हो मतलब आपको रीजनेबल अमाउंट उसके आगे लिखना है। अगर आप कहते हो कि रीजनेबल हो रहा है तो आप नो कर दो, फिर आपको कुछ नहीं भरना। इनका काम क्या है? उसका सैलरी उन्होंने कुछ भी नहीं भरना है, कुछ नहीं भरना। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि वो रीजनेबल है, आप देखिए लिख रहा है whether the services of the auditee are made available to any specified person during the previous year without adequate remuneration, और नीचे का सैलरी का पेमेंट है, ये तो पेमेंट्स के हैं, पर ये जो पूछ रहा है ये वही कॉलम पूछ रहा है कि वो रिलेटेड है कि नहीं करता। वो यस नो क्या करने का पूछ रहा है, तो वही पूछ रहा है कि आप अगर कहते हो कि रिजनेबल नहीं है तो ही आपको डिटेल देना है। Whether any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the previous year to any specified person out of the resources of the trust for services rendered by that person to such auditee and the amount so paid is in excess of which may be reasonably paid for. तो अगर excess है तो ही आपको रिपोर्ट करना है, अगर आप excess नहीं है तो नो कर दीजिए, वो कॉलम खुलेगा ही नहीं शेड्यूल। वो सारी नीचे बड़ी पेंट
ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रिलीफ है ये, क्योंकि छोटे छोटे पेमेंट भी आपको उनसे मंगाना नाम मंगाना रीजनेबल है तो ठीक है, रीजनेबल है। अब रेंट वगैरह में कई जगह इशू आएगा कि भाई वो वहाँ पे नगर निगम की क्या गाइडलाइन है रेंट की और वो कितना दे रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम करें तो वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिव में रहना चाहिए हमारे पास। पुराने टेक्निक में अपने को सारे फिगर अमाउंट देना पड़ता था वहाँ पे वो रिजनेबलनेस भी पूछ रहा था ना। यहाँ पे अपन गेस करते हैं तो वो बोलता रिजनेबल अमाउंट डालो कितना, तो वो तो स्टेट में डिसअलाउ कर देगा उसका फिगर। आपने 5 लाख दिया और आपने 3 लाख रिजनेबल किया तो वो 2,22,000 में डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। ये लेट आउट है, सोल्ड है, उनको दे रखा है, ये सब उसी के लिए क्लॉज है। अगर रीजनेबल नहीं है तो आपको ये कॉलम सब भरते हैं, आपको एडिक्वेट कंसिडरेशन और ये सब बताना है। अगर आपने कोई ट्रस्टी को प्रॉपर्टी सेल कर दी तो उसका भी आपको कि कम में बेची तो कितना एडिक्वेट होना चाहिए। अब मान लीजिए गाइडलाइन से कम में बेच दी तो अपन लिख दो गाइडलाइन एडिक्वेट होना चाहिए, तो वो फिगर डिफरेंस हो जाएगा। सर ये स्पेसिफिक वायलेशन से जिसके कारण उन्होंने कहा है कि 12A का बेनिफिट जाएगा। तो जैसे आपने अगर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए खर्चा किया या आप बिजनेस करते हो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे हैं, और अगर आपने कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस पे किया है तो दिस आर द वायलेशन। और अगर आप स्पेसिफिक रिलीजियस में क्या मानोगे आप? चर्च का अकाउंट कर रहे हो या मंदिर का अकाउंट कर रहे हो, वो तो बनाई उसी रिलीजन के लिए है। सर स्पेसिफिक मतलब आप चर्च है और वहाँ पे बोर्ड लगा दो कि सिर्फ क्रिश्चियन ही अलाउड है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा। मंदिर में कोई भी आ सकता है तो फिर वो कवर्ड नहीं होगा। पर आप कह रहे हो कि हम सिर्फ क्रिश्चियन के लिए काम करेंगे। कई बार जैसे वो माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो कहते हैं ऑब्जेक्ट में लगा दो कि स्कूल में सिर्फ माइनॉरिटी को प्रेफरेंस देंगे, तो उसके बेसिस पे 12 रिजेक्ट भी हुआ है। तो हाई कोर्ट ने उसको वापस रीस्टेट किया था विद कंडीशन की आप ऑब्जेक्ट में से डिलीट करो कि पर्टिकुलर फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो अभी तो जैन भी माइनॉरिटी होगी। हाँ, तो आप अगर पर्टिकुलर लिख देंगे तो प्रॉब्लम है। आप अगर आप चर्च है और चर्च के बाद लिख दो कि सिर्फ क्रिश्चियन है अलाउ तो फिर प्रॉब्लम है, फिर वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कवर्ड होगा। चर्च अलाउ करने का नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि आपका खर्चा पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। नहीं तो सर पर्टिकुलर रिलीजियस में कब होगा? जब आप सिर्फ क्रिश्चियन के लिए खर्चा कर रहे हो ना। जैसे स्कूल है, स्कूल में सिर्फ क्रिश्चियन को एडमिशन दो और क्रिश्चियन को ही पढ़ाओगे तो फिर वो पर्टिकुलर रिलीजियस हो जाएगा। ये मदरसों में ऐसे ही होता है, फिर क्या होगा? सर वो कहते हैं कि आते मुस्लिम है, पर हम मना थोड़ी करते कि हिंदू आके पढ़ नहीं सकता। उसका खर्चा तो वही है ना, ये एक्सपेंसिव है। वो बोरा समाज का सुप्रीम कोर्ट ने केस अलाउ किया था, उसमें यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने लिखा था कि रिलीजियस, तो उनका कहना है कि वो नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि पर्टिकुलर रिलीजियस में खर्चा होगा तो अलाउ नहीं, तो वो रिलीजियस में जब कवर्ड होगा जब वो आप उसी के लिए मतलब आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो, आप खर्चे ही वो कर रहे हो, आप ये बोल के करोगे, आप बोल के कर रहे हो। आप दूसरा पढ़ने जाएगा तो हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे ना क्यों? भाई उनका कहना है कि आप चर्च में जा रहे हो तो वहाँ बाइबल ही पढ़ी जाएगी। अब हिंदू जाएगा तो भी वो वही सुनेगा। उनका कहना है कि थोड़ी आप मंदिर जाओगे और वहाँ भगवत गीता होगी तो गीता ही हो, पर आप कोई भी जाके पढ़ सकता है ना, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस क्या हुआ? सर वो प्राइवेट जनरली वही है कि पर्टिकुलर और प्राइवेट रिलीजियस आपने कोई अपने उसमें आप कर रहे हो कि वही 10 लोगों को बुला के आप प्राइवेटली कोई खर्चा कर रहे हो तो वो कवर्ड होगा। अदर लॉ वायलेशन ये भी आपको ढूंढना है कि मान लीजिए कोई दूसरे लॉ का वायलेशन है, कोई नोटिस आया है, पर इसमें एक क्लैरिफिकेशन ठीक है कि वो रिपोर्ट जब भी करना है जब उसका फाइनल सेटलमेंट हो गया। मान लो कोई नोटिस आया है, उसमें पेनल्टी देके आप बच सकते हो या अपील करिए तो वो कवर नहीं होंगे। जब उसका फाइनल डिसीजन हो गया, जब वो यहाँ पे अगर उसने लिखा है कि एज द डिस्प्यूट विद फाइनलाइज, अगर फाइनलाइज हो गया तो फिर आपका 12 रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ लिख दिया कि ये पेनल्टी हो गई, ये फाइनलाइज देगी, ठीक हो नहीं सकती, तो फिर अगर आप कोई ब्याज भर के पेनल्टी भर के वो उसको ठीक कर सकते हो तो उसको करना चाहिए। मतलब उसको पहले ट्रस्ट को पहले उसको ठीक करना चाहिए अनलेस की फाइनल ऑर्डर हैज बीन इशूड। मतलब कोई पेनल्टी लगे ठीक हो सकता है, उसको रिपोर्ट नहीं करना है। नहीं रिपोर्ट करना है, ठीक हो गया नहीं, जैसे इसके अंदर हुआ, जस्ट सपोज करेंगे टीडीएस का लेट कर हुआ, हाँ उसमें ये सब नहीं अब ऐसा कोई वायलेशन दूसरा कोई हुआ
उन्होंने बिल्डिंग अवैध बना दी, आपने भर दिया तो फिर वो नहीं करना है अवैध बिल्डिंग बना दी और कंपाउंडिंग हो गई। नहीं जैसा हमने FCR ले लिया बिना परमिशन। हाँ वो तो फिर वो आएगा। इसमें से हाँ अभी रिसेंटली पाक फाउंडेशन का एक डिसीजन हुआ। पाक फाउंडेशन मैराथन कराती है सारी एक्टिविटीज कराती है। उनके केस में ये हुआ कि उन्होंने कोई लैंड ली थी और स्टाम्प ड्यूटी कम पे करी थी, तो इस ग्राउंड पे 12 ने कैंसिल कर दिया पाक फाउंडेशन का कमिश्नर एग्जामिशन ने। और इंदौर ट्राइब्यूनल में जब मैटर आया तो इंदौर ट्राइब्यूनल ने हमें 2 महीने पहले डिसीजन दिया है, उसमें क्लैरिफाई कर दिया कि वॉयलेशन अगर आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो और मेजर हो तो ये अप्लाई होगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्योरेबल इफेक्ट है, मतलब आपने रजिस्ट्री नहीं कराई तो आप करा लो, रिप्टी दे दो। मतलब मेरा भी ये कहना है कि जो लॉ क्योरेबल है, मतलब उसको आप फाइनलाइज मतलब पैसा देके ठीक कर सकते हो तो दैट विल बी नॉट, उस पर 12 इफेक्ट नहीं होगा। पर ऐसा कोई आपने कर दिया, मान लीजिए आप ठीक ही नहीं कर रहे हैं, आप कि ये वॉयलेशन है आपको नहीं भरना, देन इट विल बी कि जैसे आपका FCRA कैंसिल हो गया, अब आपने कैंसिल किया नहीं फिर अप्लाई किया, अगर आप अपील में गए हो, अपील में जाना है, ड्यू करने की कोई बात नहीं होती, आप अपील में जाओ, अपील से भी आ गए, कोर्ट ने कर दिया, देन इट हैज बीन फाइनलाइज्ड, फिर वो आपका 12 पे इशू आएंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया फिर भी मैं कॉन्फ्लिक्ट में ले रहा हूँ। नहीं वो वायलेशन नहीं है, FCRA कैंसिल होना वायलेशन, FCRA कैंसिल हुआ फिर आप अपील नहीं कर रहे हो और अपील के टाइम चले गए तो देन इट इज फाइनलाइज्ड। बिना FCR के लिए आपने टॉरेंट फंड ले लिया तो जब तक डिस्प्यूट है तभी निकाल। जैसे कंपाउंडेबल हो सकता है, वो कंपाउंड के लिए आपने अप्लाई आप अप्लाई करो, आप ये सब चीजें जो आप अप्लाई करके ठीक हो सकती है, जिसमें पैसा देना है वो आपको करना है। डिस्प्यूट में मेंशन करना है ना, जब डिस्प्यूट है तभी मेंशन करना है ना। किया।